आर्यों का आगमन और ऋग्वेदिक युग। ठीक है, आर्यों का आगमन और ऋग्वेदिक युग, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो उसके बाद जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होना है उसका नाम है हमारे अराइवल ऑफ आर्यंस और ऋग्वेदिक युग। तो सबसे पहले तो बच्चों इसकी टाइमिंग देखिए, 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी। और हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता 1750 के आसपास लगभग लुप्त हो गई थी। और फिर आपने एक पढ़ा होगा कि जनरली हम लोग को एक फैक्ट ये भी मिलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का एक कारण अराइवल ऑफ आर्यंस यानी आर्यों का आगमन और उनके द्वारा किया गया आक्रमण। यानी कि एक रीजन ये भी बताया जाता था सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन होने में, आर्यंस आए, कोई लड़ाकू आए, उन लोगों ने इन लोग का पतन किया, उन लोग को आक्रमण किया। लेकिन बच्चों हम लोग इस बात को वैलिड कैसे मान लें? आप देखिए कि जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं 1750 के आसपास सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो रहा है, दिखाई देता है। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने बोला था। और आप देखियो कि हम लोग बोल रहे हैं कि आर्यों का आगमन और ऋग्वेदिक युग की शुरुआत 1500 से 1500 बीसी के आसपास स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये 250 साल का आप जो गैप देख रहे हो 1750 बीसी से 1550 बीसी के बीच में, ये तो 250 साल का अंतर है। तो हम कैसे मान लें कि आर्यंस जो आए थे उनका आक्रमण हुआ इस हड़प्पा लोगों के ऊपर? तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एक कंट्रोवर्सी है कि इसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए इन सब चीज़ों से हम लोग बाहर निकलते हैं, जो हमारा चैप्टर है उसी पर आते हैं। चैप्टर का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, अराइवल ऑफ आर्यंस एंड ऋग्वेदिक युग। हिंदी में बोलूंगा मैं, आर्यों का आगमन और ऋग्वेदिक युग। और टाइम आपके सामने है 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वैदिक संस्कृति। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेद आने वाले हैं, वेदों के बारे में सुना होगा, वैदिक वैदिक संस्कृति वाला ये वही चैप्टर है आप लोग का। ठीक है, आप लोग हेडिंग में लिख सकते हो ऋग्वेदिक युग या वैदिक संस्कृति। ठीक है, क्योंकि आर्यों की जानकारी हमें वेद से ही मिलती है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, आप ध्यान में रखना। अब सबसे पहले बच्चों एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने दिखाई दे रहा होगा मूल निवास स्थान और पहचान। मूल निवास स्थान और पहचान, ये जो बताया जा रहा है ये आर्यंस के बारे में। ठीक है, ये जो बोला जा रहा है मूल निवास स्थान और पहचान, का मतलब आर्यों का मूल निवास स्थान का था और इनकी पहचान क्या थी, ये कहाँ के थे। ये देखिए बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी बोलूँ तो रहा है अभी तक कि आर्यों की ये पहचान करना कि बेसिकली इनका सोर्स ओरिजिन कहाँ का था, ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ के थे, यूरोपियन थे कि हमारे मध्य एशिया से आए थे कि ये भारतीय थे। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहा है कि आर्यंस थे कहाँ पर। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, है ना, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो बच्चों, तो मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा भारत का इतिहास, जैसे कि आपने पता है कि मैकाले जो थे, आपने नाम सुना होगा, जो मैकाले ने जो शिक्षा जो दी, मतलब कि जो हमारी जो एजुकेशन की स्टार्ट हुई, तो मैकाले ने जो शिक्षा का वो आधारभूत ढांचा रखा था, उसमें तो आपने सुना होगा जो उन्होंने डिसाइड कर दिया जो पढ़ाना है, तो वही चीज़ हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। उन्होंने जैसा बताया, और सबसे पहली बात है जैसा अंग्रेज इतिहास लिख के चले गए मैकाले जो शिक्षा है, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि अंग्रेजों ने, मुझे ऐसा लगता है जो पढ़ाया होगा वो बिल्कुल सही पढ़ाया होगा। यानी कि मतलब थोड़ी सी विकृतियां तो हैं हमारे जो वो दे गए थे मैकाले साहब की जो शिक्षा है। कहने का मतलब यही है कि क्या वाकई में आर्यंस जो थे क्या इंडियन थे, कि बाहर के थे, कि मिड एशिया के थे, कि हमारे ये यूरोपियन से कहाँ से थे। ये अभी तक एक कंट्रोवर्सी इशू रहा है, कंट्रोवर्सी इशू रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पर हम लोग ज़्यादा तो बात नहीं कर सकते हैं, बस मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडियन ही है। ठीक है, आर्यंस कोई कास्ट नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आर्यंस कोई एक कास्ट नहीं होता। जनरली बुक में लिखा रहता है आर्यन का मतलब एक कुलीन, श्रेष्ठ, ज्ञानी, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, ये मतलब इसका मीनिंग निकाला जाता है आर्यन का। ठीक है, यानी कि वो लोग थे जो अपने आप में श्रेष्ठ थे, उनसे अच्छा कोई नहीं था। कहने का मतलब वो लड़ाकू भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ भी हो सकते हैं, कुलीन भी हो सकते हैं, अपने आप में बेहतरीन होना, ये आर्यों के बारे में बोला जाता है। तो कभी भी आर्यों का आप जाति से मतलब मत निकालिएगा।
ठीक है, आर एक विशिष्ट सूचक वर्ड है जो अपने आप में, जो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि मैं बोलूं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, शहीद भगत सिंह हो गए। ठीक है, जितने ये भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना, तो ये खुद अपने आप में सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। ये लोग आपकी आर्यंस कैटेगरी में आएंगे। तो ये इसका मतलब आप ये निकाल सकते हो, आर वो लोग थे जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए नहीं कि वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर फीचर्स थे, उनका चरित्र इतना महान था जिससे उन्होंने दूसरों के जीवन को सींचा। तो इसका मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं आर्यन हुआ। ठीक है, आर कोई जाति नहीं है। इतना समझ गए हो आप लोग? ठीक है, अब बात आती है कि आर्यों का निवास कहाँ है। जो मैंने बोला है कंट्रोवर्सी है। ठीक है, थोड़ा एक बार मैं रफ करता हूँ। हाँ, पहले तो मैं कुछ और पढ़ना चाहूंगा, फैक्ट जो आपके सामने है वो पढ़ता हूँ। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, इसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति हमें देखने को मिली, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से मिलती है। ठीक है, वेद का मतलब नॉलेज यानी ज्ञान। आगे हम लोग पूरा डिस्कशन करना है, बस ये तो शुरुआत है। ठीक है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और फिर इसके आगे लिखा है, इसको हम ग्रामीण संस्कृति भी कह सकते हैं। यानी कि आर्य जब आए और जब उस समय वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई, उधर का जीवन जो था ग्रामीण संस्कृति थी उधर पे, यानी जीवन जो था आपका ग्रामीण था। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, ये हमने बोल दिया। अभी बच्चों ये पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है, आगे इसके काफ़ी सीरीज आएगी, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिएगा मैं जो आपसे बोल रहा हूँ। अब सुनिएगा, अब बोला जाता है कि आर कहाँ से आए। अब आप इस मैप को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जो मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, इसको आप देख रहे हो, तो आपको एक पॉइंट छोटा दिख रहा है, छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है आर्यंस ओरिजिन। लिखा हुआ है आर्यंस ओरिजिन, साइबेरिया लिखा होगा, मध्य एशिया लिखा हुआ है। देखोगे साइबेरिया, मध्य एशिया। यानी कि आपने सुना होगा, जनरली आप बुक पढ़ते हो तो आप बोलते हो कि मैक्स मूलर ने या बाल गंगाधर तिलक ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तरह तरह के लोगों ने ये बोला कि आर्यंस यहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, पश्चिम एशिया से आए थे, यूरोप से आए थे, सब कुछ ना कुछ बोलते हुए नज़र में आते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये जो देख रहे हो साइबेरिया वाला एरिया, ये लिखा हुआ आर्यंस ओरिजिन, यानी आर्यों का मूल सोर्स यहीं से है। जो कि आपका ये देख रहे हो मध्य एशिया लिखा हुआ है। ऐसा बोलने वाले थे आपके मैक्स मूलर साहब। ठीक है, मैक्स मूलर साहब ने बोला आर्यंस जो थे हमारे मध्य एशिया के लोग थे। ठीक है, मध्य एशिया के लोग थे, जो कि साइबेरिया के आसपास वाला एरिया आपको दिख रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा वैलिड बात इन्हीं की मानी जाती है, आर्यंस जो थे आपके मध्य एशिया से थे। तो जनरली फैक्ट आता है एसएससी में, यूपीपीसीएस लोअर में, कि जो आर्यंस कहाँ से थे, तो इसमें एक ये भी ऑप्शन होगा, आर्यंस जो थे मध्य एशिया के थे। ऐसा बोलने वाले कौन थे? मैक्स मूलर। इन्हीं की थ्योरी को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है मैक्स मूलर को, कि मध्य एशियाई के थे। अब अगर ध्यान से सुनो कि इधर से काफ़ी सारी आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये हो गई आर्यंस की एक ब्रांच, यानी कि आर्यंस यहाँ से उत्पत्ति हुई आर्यंस की, मध्य एशिया से। ठीक है, और ये धीरे धीरे कहीं कहीं चेनों में, ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक ब्रांच चली गई कहीं कनाडा चली गई, एक चली गई यूएस चली गई, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आपकी यूरोप चली गई, एक चली गई आपकी जर्मनी चली गई, एक चली गई आपकी कहीं दूसरी साइड चली गई, एक आपकी ईरान साइड चली गई। ठीक है, ये और ये बता रहा है एक भारत में एंट्री आ रही है। ये ऐसा हमारे मैक्स मूलर साहब के हिसाब से थे। आर्यंस का सोर्स उन्होंने बता रहा मध्य एशिया में था, साइबेरिया के पास, ये उनका आर्यंस का ओरिजिन है। और फिर यहीं से आर्यंस जो होता है एक ब्रांच की तरह फैलते गए। ठीक है, भारत में भी आए। अब लेकिन बच्चों जब हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारी जो शिक्षा का ढांचा है जो हम लोग पढ़ते गए, उसको अंग्रेजों ने तैयार करके गए थे। मैकाले साहब ने शिक्षा तैयार करी, और जब भी अंग्रेज हमें पढ़ाएंगे तो हमें अंग्रेजों ने थोड़ा सा उल्टा पढ़ा दिया। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा उल्टा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अपनी बात को रख रहा हूँ कि आर्यन मतलब कि हम लोग को पढ़ाया गया कि जो थोड़ा सा उल्टा है। समझ रहे हो जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा झोल है, विकृति है। ठीक है, कि आर्यन जो थे, अब भैया ये मध्य एशिया के लोग थे, मतलब दुनिया भर की रिसर्च हुई है, दुनिया भर की रिसर्च हुई है कि आर्यंस थे कहाँ के, यहाँ के थे कि यूरोप के थे, हैं कहाँ के थे, यहाँ के थे कि यूरोप के थे, मध्य एशिया के थे कि यूरोप के थे। तो दुनिया भर के ऐसे बताते हैं, रिसर्च हुई है, और वो लोग बोलते हैं कि आर्यंस जो थे अपने ही देश के थे। ठीक है,
मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद ऐसा बोला जाता है, मतलब कि ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में सुना सुना थोड़े से एडिटोरियल देखा कि आर्यंस कहाँ के थे। इस पे एक डिबेट है, अभी तक है, मैं बोल रहा हूँ। तो इस फंदे में आपको झोल में पड़ना नहीं है, ना तो आपसे इस पे कोई डिबेट होगी। बस एक जानकारी है कि आर्यों का जो कंट्रोवर्सी है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था बाहर से, क्या आर्य जो थे बाहर से आए थे कि यहीं के थे। ठीक है, ये एक अभी तक झोल है। तो बताते हैं कि एक सैंपल लिया गया मध्य एशिया के लोगों का, यहाँ के इंडियंस के लोगों के साथ डीएनए टेस्ट किया गया। फिर बाद में पता चला कि ये तो बाहर के थे ही नहीं, ये तो कोई है ही नहीं है, यहाँ मध्य एशियाई के है ही नहीं है, ये तो अपने ही है। क्या ये यूरोपियंस हैं? आर तो आपको खुद ये सब चीज़ों पे बस एक जनरल वो थी, एक बात है, इस पे आप ज़्यादा वो मत करिएगा। ये तो बस बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, बस आपको ये मतलब होना चाहिए जो मैंने बोला था आर्यों का मतलब क्या होता है, अपने आप में एक बहुत स्पेशल फीचर जो मैंने तरह तरह के एग्जाम्पल लेके आपको बताए हैं। ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, और हमने बोल दिया आर्यों की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। अब आप देखो, ये ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो, ये आपका कुछ नहीं है, सोर्स है। आर्यों कहाँ से आ रही है, देखिए ये ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच है आर्यों की, ये फैल रही है। ठीक है, ये इंडिया तक आ रही है आपकी। अब मैं ये देखो, आप देखोगे ना, ये इधर ये यूरोप वाला एरिया है, मतलब यूरोप के आसपास से हमारा कैस्पियन सी, ब्लैक सी से ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर आए इंडिया तक। बोला जाता है कि ये आलस पर्वत के आसपास रहते थे, और जो भी थे आर्यन वो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलते थे, इंडो यूरोपियन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है इंडो यानी भारत, और यूरोपियन यानी यूरोप। तो यानी कि आर्यंस वो थे जो भारोपीय भारोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। भा से भारत, रोपियो का मतलब यूरोप। ठीक है, इतना हो गया, इस पे आप टेंशन मत लो, बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या हो रहा है। हाँ, अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ते हुए आ रहे हैं जो, ठीक है, ये आपका BS लिखा हुआ है, ये ब्लैक सी है, ये आपका कैस्पियन सी है। और फिर यहाँ से आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक ब्लैक लाइन जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से रफ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ब्लैक सी कैस्पियन सी के पास आलस वालस पर्वत रहा होगा कोई। ठीक है, बताते हैं कि ये यहाँ से ब्रांच आई है। और फिर धीरे धीरे आप देखो कि ये आपका ईरान प्लेट्यू है, देख रहे हो, ईरान प्लेट्यू है। और ये आपका हिंदूकस है, हिंदूकस को पास करते हुए हमारे ये भारत में आ गए। ठीक है आर्यंस। ठीक है, भारत के प्रोस्पेक्ट में हमें ये ध्यान में रखना है कि उनके आने का मैप जो ये वाला जो है हमारा, ये जो है, ये भी आप बोल सकते हो कि ये देखिए कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको क्लियर हो जा रहा है, ये भारत के उसमें ध्यान में रखना है आपको, आर्यंस। ठीक है, ये है आपका पेंसिल है। ये अगर आप देखोगे ना तो ये ब्लैक सी है और ये कैस्पियन सी है। यहाँ से आपसे देखो वहीं से निकलते हुए आ रहे हैं, हिंदुकस और ईरान पठार को पार करते हुए इंडिया में एंट्री हो रही है, यहाँ तक कि वो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया तक में जा रहे हैं। आप देखो प्लेट्यू ऑफ ईरान दिख रहा है, और ये आपको हिंदुकस जर्रा दिख रहा है। और आ कहाँ दिखा कहाँ से रहा है, ये लाइन हमें कहाँ से दिखा रही है हम लोग को, यूरोप के आसपास। यानी कि आर्यंस वो लोग हैं, कुल मिला के आर्यंस वो लोग हैं जो एक ही तरीके की भाषा बोलते थे, जिसको बोलते थे हिंद यूरोपी परिवार की भाषा। ठीक है, और एक तरीके का लगभग जीवन था, ग्रामीण टाइप का जीवन था। ठीक है, ये सब हम लोग को बताया जाता है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी तो हम लोग को इस चीज़ पे हमें डिस्कशन में फंसना ही नहीं है कि कहाँ के थे। जैसा कि हमें लगता है कि इंडियन ही थे, सही बात भी है, इंडियन तो ये अभी तक लोग फंसे हुए हैं रिसर्च में। जैसा कि रिसर्चें हुई हैं वो बोलती हैं कि इंडियन से, जो भी हो इन सब चीज़ों पे अब हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हमारा काम क्या है, ये मैंने बता ही दिया कि जो हम लोग को बताना है कि मिड एशिया से ही ये लोग फैलते गए। ये मैक्स मूलर की बात है। क्या अंग्रेज, कोई भी अंग्रेज हमारे यहाँ का पूरा एग्जैक्ट चीज़ बताना चाहेगा? नहीं, वो हमारी अच्छी चीज़ों से ज़्यादा दूसरी जो हमारे बारे में और अच्छा होगा उसको कमतर करने की पेश करना चाहेगा। तो ऐसे ही हुआ होगा मेघालय साहब में जो बताया गया। ज़्यादा तो अब बात करनी ही नहीं है, आपको लग रहा होगा मैं कहाँ फंस गया। चलिए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं उस चीज़ पे। ये देखिए फैक्ट क्या लिखा हुआ है, आर्यों का मूल निवास आलस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में जो यूरेशिया कहलाता है कहीं पर बतलाया जाता है। आर्यों का मूल निवास आलस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में जो यूरेशिया कहलाता है कहीं पर बतलाया जाता है। और आर्यंस जो थे वो हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। जो आर्यंस जो थे वो हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे, जो लगभग आज भी ईरान के पास बोला जा सकता है, वेस्ट एशिया में बोली जाती है। लगभग एक तरीका का जीवन, एक तरीके की भाषा बोलते थे लगभग उस समय की बात।
और एरिया आपको देख ही रहे हो कहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम लोग को इंडिया के रूप में पैटर्न। ठीक है, अब इतना बात हो गई। अब जब सबसे ये तो एक जनरल एक हो गई, कंट्रोवर्सी हटाओ। अब देखिए आर्यों को जब आए ना, तो आज से ये आप समय देख रहे हो आपके पास है 1500 BC लिखा हुआ है, यानी कि 1500 BC लिखा हुआ है ना, तो इसमें से यानी कि 3500 साल पहले लगभग। ठीक है, जब आर्यंस आए, ठीक है, तो एक बार ध्यान में रखना, आज से 3-4 साल 1000 साल पहले जब नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं कुछ अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेचर बहुत ज़्यादा था। जब आर्यंस जब आए तो उन्हें नदियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। पार कर उस समय कोई मारुति सुजुकी 800 तो चलती नहीं होगी। ये तो मैंने बहुत घटिया एग्जाम्पल बोल दिया, मारुति सुजुकी 800 है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी तो चलती नहीं होगी। ठीक है, आते होंगे, पैदल आते होंगे, नदियाँ पार करते होंगे, और नदियाँ पार करेंगे, बीच बीच में पहाड़ मिलेंगे, यानी कि नदियाँ पहाड़ मिलेंगे, और साथ में घोड़ा। आर्यंस की लाइफ में घोड़ों का बहुत महत्व था। ऐसा बोला जाता था कि आर्यंस जो थे घोड़ों पे बहुत डिपेंड थे, और जब भी लड़ाई करते थे तो ये घोड़े उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, यहाँ तक कि चढ़ाई करने में इन घोड़ों ने बहुत मदद करी। ठीक है, तो आर्यंस के बारे में 2-3 बातें बहुत अच्छी पता चलती हैं हमें, कि जब आर्यंस आए तो उनको नदियाँ, पहाड़, प्रकृति, पेड़ पौधे, इनसे बहुत लगाव था। देखिए नदी पार करते हुए आए, बीच बीच में नदी में उनको पहाड़ बहुत अच्छे अच्छे दिखाई दिए, आलस पर्वत हो, चाहे कुछ भी हो, मिड एशिया में हो, चाहे तौलिया पठार हो, चाहे हमारा जो प्लेट्यू ईरान हो, कुछ भी हो, जो सिर्फ एग्जाम्पल है। तो उन्हें ये सब देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। नदियाँ की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी उनकी लाइफ में। ठीक है, पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्रकृति पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट थे उनकी लाइफ में। आगे चल के आपको पता चलेगा आर्यों के जब ऋग्वेद हमें आर्यों के बारे में डिटेल देगा ना, तो सब कुछ हमें पता चलेगा। ठीक है, प्रकृति पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे उनकी टीम में। और वो घोड़ा तो आप जानते ही हो। ठीक है, इतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इतना हो गया। अब जब एक बात बताओ, क्या नदियाँ, क्या पहाड़, पेड़ पौधे शहर में दिखाई देते हैं आपको? मैं जनरली देखिए, गोमती शहर में से निकलती है, कोई मतलब कि बिल्कुल वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट शहर में नहीं दिखेगी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको पहाड़ बिल्कुल आपको सिटी के बीचों बीच दिखाई देंगे क्या? नदियाँ पहाड़ और पेड़ पौधे, ये सब तो जंगल में दिखाई देते हैं ज़्यादातर। पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ ये तो हमें आउटर साइड में दिखाई देती हैं। कि यानी कि आर्यों का जीवन एक शहरी जीवन नहीं था, उनका जीवन एक ग्रामीण जीवन था। ये बात आप गांठ बना के ध्यान में रखिए, ग्रामीण जीवन था इन लोग का, शहरी जीवन नहीं था। और इनका मुख्य धंधा जो होता है, प्रोफेशन जो बोलते हैं, इनकी मेन जॉब जो होती है आर्यंस की, आर्यों का मुख्य धंधा व्यवसाय जो था आपका पशुओं को चराना था। ध्यान में रखना, पशुओं का चराना इनका मुख्य धंधा था, ध्यान में रखिएगा। और कृषि इनकी सेकेंडरी स्थान पर आती थी। यानी कि आर्य जो थे जब आए तो उनकी लाइफ में घोड़ों का महत्व था जो लड़ाई करने में। इतनी बात हमारी हो चुकी है। उसके बाद इनका मेन व्यवसाय धंधा क्या था, कि करते क्या थे, मुख्य प्रोफेशन क्या था इनका? तो ध्यान में रखिएगा, पशु चराना इनका प्राइमरी एक्टिविटी थी। ठीक है, फिर उसके बाद इनका स्थान आता है, कृषि का स्थान आता है। ध्यान में रखिएगा, कृषि जो थी सेकेंडरी एक्टिविटी थी, यानी कि पशुचारण पहले आ रहा है, कृषि का स्थान, यानी कि कृषि के मामले में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे होंगे। ठीक है, यानी कि आप समझिएगा मेरी बात, जब कृषि का स्थान गौण था, यानी कृषि बाद में, पशुचारण पहले होता था, कृषि कृषि इनका दूसरा प्रोफेशन था। यानी कि बात समझिएगा, जब तक आप कृषि बहुत अच्छे से नहीं करोगे, जब तक आप कृषि बहुत अच्छे से नहीं करोगे, तो आप एक जगह, यानी कृषि आप कर नहीं रहे हो, कृषि करने के लिए आपको एक जगह जमना पड़ेगा। और जब आप कृषि को बाद में सेकेंडरी रख रहे हो, गौण है स्थान, तो यानी कि आप कृषि से आप जुड़ नहीं पा रहे हो। अगर आप कृषि से जुड़ जाते तो एक जगह जमीन पर फिक्स नहीं हो जाते, वहीं पे घर नहीं बना लेते आप अपना। यानी कि जब भी कृषि आएगी, लोगों का जमीन से जुड़ाव रहना चालू होगा। और ये कृषि का स्थान इनकी लाइफ में गौण है, यानी कि इनकी लाइफ स्टाइल जमीन से जुड़ने की नहीं होगी। अगर ये लोग जमीन से जुड़े होते तो हो सकता खेती बाड़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती। यानी कि इनका जीवन एक घुमक्कड़ जीवन था। ध्यान से सुनिएगा, इनका जीवन घुमक्कड़ यहाँ था,
बंजारा जीवन था। बंजारा जीवन आप जानते हो ना, आज एक जगह कबीला है तो कल दूसरी जगह कबीला रहेगा। इस बात को ध्यान में, यानी कि सोसाइटी वोसाइटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी। इतनी बात रह हो गई। इतनी आप समझिएगा, मेल वैल्यू इज ग्रेटर देन फीमेल वैल्यू। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। आर्यों का जीवन में मेल की वैल्यू ज़्यादा थी फीमेल की वैल्यू, यानी कि सोसाइटी पितृसत्तात्मक रही होगी। ठीक है, और आर्यन थ्योरी का सच जो मैंने जो बताया है उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा है जो हमें ध्यान में रखना है। जो फैक्ट के हिसाब से हमें पता होना चाहिए मैक्स मूलर की बात को है। बाकी ये रियल में थे कहाँ के, ये कंट्रोवर्सी है, बस इतना ही ध्यान में रखना। जो कोशिश करी है उसमें ज़्यादा आपको इन्वॉल्व, क्योंकि ना तो वो एग्जाम में पूछी जाएगी इस तरीके की चीज़ें। आप मैप ध्यान रखिए कि क्या शो कर रहा है कि ये कहाँ से आए थे। ये हम लोग ईरान पठार हिंदू का पार करते हुए ये कैस्पियन और ब्लैक सी के पास से हमें दिखाई दे रहा है। मैक्स मूलर ये भारत के आने के क्रम में, यानी कि बीच में कहीं रहे होंगे, ईरान से होते हुए आ गए होंगे। और फिर जब मैक्स मूलर की बात बोलते तो ये मिड एशिया से आए थे। ठीक है, मिड एशिया से इनकी ब्रांच फैलती गई थी, यानी कि ये लोग आर्यन जो थे मिड एशिया के थे और फिर धीरे धीरे फैलते गए। यानी कि समझिएगा समझिएगा ये होगा, ये मिड एशिया है, फिर यहाँ फैले 6-7 ब्रांच बताई, यहाँ फैले, फिर यहीं से घूमते हुए ईरान वीरान हिंदू का जर्रा होते हुए भारत में आ गए होंगे। ये बात बोली गई है, बस आप इतना ही ध्यान में रखिए। अब हम कहाँ पे थे? हाँ, हो गया ये। अब देखिए, हमने बोला ना हॉर्स हॉर्स हॉर्स, आर्यों के जीवन में घोड़ों का बहुत महत्व। ये देखो, ठीक है, व्हील देखिएगा, इस पहिए को अगर आप देखो तो ये पहिया थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले जो पहिया यूज होता था उससे थोड़ा सा, क्योंकि घोड़े चलाने के लिए आपको ऐसे पहियों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने साइकिल दी हो रही होगी ना, स्पोक बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे आप। ठीक है, ये पहिया थोड़ा सा जो हमारे नप्पा साड़ काल में होता था उससे थोड़ा अच्छा पहिया है, स्पोक बोल सकते हैं। घोड़ा चलाने के लिए, घोड़ा तेज दौड़ता है तो उसके लिए जो हमें पहिया भी जो होता है ना, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, बिल्कुल सही बात, इसलिए हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद की रचना आर्यंस ने की, ऐसा बोलते हैं हम लोग। और ऋग्वेद के बारे में क्या बोलना, ऋग्वेद जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आप समझिए, ऋग्वेद जो होता है जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हिंदुओं के लिए वेद की वैल्यू क्या है। भैया, जब हम लोग वेदों को इतना मान रहे हैं तो ये हम ही लोगों के द्वारा रचे गए होंगे ना, आप समझिए ना। ठीक है, अब बात लास्ट वाला पॉइंट है, ऋग्वेद अवेस्ता। ऋग्वेद अवेस्ता अवेस्ता जो है आपका, जो दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता जो होता है ईरान का एक ग्रंथ है जिसको हम लोग अवेस्ता बोलते हैं। कभी कभी जैन अवेस्ता लिखा रहता है, तो ध्यान में रखिएगा ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवी देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी समान है। आप सुनिएगा, ऐसा बोला जाता है ऋग्वेद में बहुत सारी डिटेल जो होती हैं वो हमारी अवेस्ता से मिलती जुलती हैं। और अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, और दोनों का टाइम जो होता है वो भी मैच कर रहा है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो थे यहीं से तो नहीं आए थे आर्यंस। ठीक है, ऋग्वेद की बहुत सारी बातें हमारी अवेस्ता से मिलती हैं और टाइम भी मैच करता है। तो ऐसा बोला जाता था कि आर्यंस यहीं से कहीं से आए होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की टाइम टेबल मैच कर रही है। बहुत सारी ग्रंथों में देवी देवताओं पेड़ पौधों के नाम सेम होने से ऐसा अनुमान लगाया गया कि अवेस्ता जो होते ईरान के आसपास से घूमते फिरते आ गए। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी, पूरी की पूरी एक सीरीज चलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। बच्चों, मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर इस वीडियोस को अगर आप देख लेते हो तो मैं बोलता हूँ कि आपको का ऋग्वेदिक युग, वैदिक संस्कृति, आर्यों का आगमन वाला जो चैप्टर है, चाहे वो आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो चाहे यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हो, स्पेशली यूपीएससी के लिए है और यूपी पीसीएस तो उसमें आ ही जाएगा, तो आप बिल्कुल आराम से आपका तैयार हो जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए। क्योंकि बच्चों, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कर जाओगे। बी प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल हो, अगर आप थ्योरी आपने पढ़ी है उसके हिसाब से अगर आपने अपना दिमाग यूज़ किया है, देखो दिमाग तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी ने भी आपको नोट्स लिखवा दिए, अगर उस नोट्स के बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हो तो समझो कि
हम लोग की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला कहीं भी आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ अब यूपीएससी में फंसने वाली नहीं है कि वो क्वेश्चन अब आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं है, ये 100% ट्रुथ है। अगर अगर उस नोट से अगर आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, अपना ब्रॉड व्यू नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत है बच्चों। तो अपना व्यू थोड़ा ब्रॉड कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार जरूर देखिए फर्स्ट वीडियो, शिक्षा दी अकेडमी, ये मेरा चैनल है। मैं सत्येंद्र वर्मा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। जैसा कि बच्चों पार्ट 1 में हमने आर्यों का आगमन, जिसको हम लोग बोलेंगे अराइवल ऑफ आर्यंस, इससे रिलेटेड थोड़े कंट्रोवर्सी जो इश्यूज थे कि ये लोग कहाँ के थे, वेस्ट एशिया के थे, मिड एशिया के थे, आलस पर्वत, जहाँ के भी इन लोग के बारे में बताया जाता है कि ये लोग कहाँ के थे, जो कि एक वो है मुद्दा है कि ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ पर हम लोग ज़्यादा जोर ना देते हुए, तो एक बार मैंने बताया था आर्यों का जो भी फैक्ट है, इससे रिलेटेड बोला जाता है कि मैक्स मूलर बोलता है मिड एशिया से आर्यंस आए हैं, और फिर वो दुनिया में अपनी ब्रांच थी उनकी फैलते गए। एक हमारी ब्रांच कहीं और गई, एक ईरान होती गई, एक हमारे पास इंडिया में आती गई। तो ये वाला जो वीडियो थोड़ा सा जो मैंने बताया था, आर्यंस कहाँ के हैं, क्या ये इंडियंस ही हैं, तो इस पे एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी मुद्दा है, ठीक है। तो इस पे हम लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को जो मैंने ही पहले बोला था, जो हम लोग को इतिहास पढ़ाया गया, मैकाले की जो शिक्षा दी गई, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बस ऐसा लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा विकृति पैदा की गई है, क्योंकि ये मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया कि आर्यंस कहाँ के थे, क्या ये इंडियंस ही थे। ये भी हम लोग, बहुत से लोग बोलते हैं इंडियंस थे। तो इन सब चीज़ों पे हम ना पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आर्यों का आगमन जो हमें बुक के रिलेटेड पढ़ना है, वो फैक्ट तो हमें याद ही रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानते हैं कि मैक्स मूलर ने बोला है कि मिड एशिया से आए, तो ये यूबीपीसीएस के लिए फैक्ट है, और भी एसएससी बैंक रेलवे के लिए फैक्ट है, ठीक है। कोई यहाँ से बोलता है, तिलक बोलते हैं यहाँ से आए, तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये पहला वाला वीडियो जो जरूर देखिए, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हो सकता है आपके काम में आ जाएं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बोला था, आर्यन जब आए थे, तो वो टाइम हम लोग का ऋग्वेदिक युग का था। हम लोग बोलते हैं आर्यों ने वेद लिखे, ऋग्वेद लिखा, ठीक है। ये सब हम लोगों ने बात बोली, और इसी में हम लोग वैदिक संस्कृति मिलती है। देखिए वेद का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी देखो बच्चों, कोई भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, श्रुति, किसी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ सारी वीडियो आप एक लाइन से देखते आइए, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ऋग्वेद ऋग्वेद आगे सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मेन बातें हैं वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पार्ट 2 देखिए, 1500 से 1000 बीसी हम लोग पहले उसमें बात कर ही चुके हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है कुछ बातें सामान्य सी, मतलब कुछ बातें हैं फर्स्ट वीडियो के। अब हम लोग पढ़ते रहे, जो पहला वीडियो देखा था आपने, उसके आगे का कंटिन्यू है, कुछ बातें और भी हमें पढ़नी है, ठीक है। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन, भारत में जो आर्य भाषा भाषियों का आगमन हुआ वो 1500 बीसी के आसपास हुआ। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500, ये देख लीजिए टाइमलाइन ये बता रहे हैं, ठीक है। इस समय इन लोग का आगमन होता है। अब देखिए मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक बोल रहा है मिड एशिया, दूसरा बोल रहा है पाकिस्तान। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। वो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। भारत में जो आर्य जो थे भाषाभाषी, उनका आगमन 1500 बीसी के आसपास दिखाई देता है, क्योंकि जो मिड एशिया है, जिसे हम लोग मध्य एशिया बोलते हैं, और दूसरी तरफ मैं बोलूँगा पाकिस्तान, इन दोनों ही जगह पे, मिड एशिया हो चाहे पाकिस्तान में, मिड एशिया में हम लोग बोले दक्षिण तजाकिस्तान, जो साउथ तजाकिस्तान वाला एरिया है मिड एशिया में, और पाकिस्तान में एक वैली पड़ती है, ध्यान में रखना, स्वात घाटी, ठीक है। इसको तो मैंने मैप पे भी दिखा रखा है, स्वात घाटी। अगर आप मैप देखोगे पाकिस्तान वाला एरिया, तो आप लोग को ये स्वाद वैली मिल जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चों, जनरली कभी कभार एक बार पूछा भी जा चुका है कि स्वाद वैली कहाँ पड़ती है, तो स्वाद घाटी ध्यान में रखिए पाकिस्तान में पड़ती है। ये मैप में आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, मैप हमें शो कर रहा है स्वाद वैली पाकिस्तान में पड़ती है। देखिए बच्चों, कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर हम लोग उसको रट्टू तोता की तरह पढ़ेंगे तो ध्यान में नहीं रहेगा। अगर उसको हम लोग थोड़ा मैप से हो गया, थोड़ा, मैं एक चीज़ 4 बार बोलता हूँ ताकि आपको दिमाग में याद रहे, और थोड़ा सा मैप यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आ जाएं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा,
स्वात घाटी हमारी जो है पाकिस्तान में पड़ रही है। मैप में आप देख सकते हो, रिवर्स करके भी आराम से आपको दिख जाएगी। ठीक है, फिर बोला गया था भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 बीसी के आसपास दिखाई देता है, क्योंकि जो मिड एशिया है वहाँ पे दक्षिण तजाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान में जो स्वात घाटी पड़ती है, जो अभी हमने देखी पाकिस्तान में पड़ती है, जिसको हम लोग स्वास्तु घाटी भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, स्वास्तु घाटी भी बोलते हैं। स्वात को हम लोग स्वास्तु घाटी बोलते हैं, घाटी को वैली। ठीक है, जो हम लोग का जो स्वात घाटी है, स्वास्थी घाटी, इधर ही पाकिस्तान में एक और क्षेत्र है आपका पराग क्षेत्र। पराग क्षेत्र में आपका पड़ता है गोमल घाटी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गोमल को गोमती भी बोला गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन दोनों ही जगह पर हम लोग को घोड़े होने के साक्ष्य और शब्द साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बोलते हैं कि भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 बीसी के आसपास दिखाई देता है। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना, जो मिड एशिया है वहाँ पर, और पाकिस्तान में स्वात घाटी हो गई आपको, जिसे हम लोग स्वास्तु घाटी बोलते हैं, और पाकिस्तान में पराग क्षेत्र गोमल घाटी, यहाँ पर हमें घोड़े होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं इनके आगमन का टाइम 1500 बीसी के आसपास रहा होगा। यानी कि एक तो बात कंफर्म है कि अब मानते हैं हम लोग आ गए, तो यहाँ पर ये लोग जरूर इन्होंने एरिया कैप्चर किया होगा, यानी कि वो लोग पाकिस्तान वाली साइड में, अफगानिस्तान वाली साइड में जरूर रहे होंगे। एक बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट एक फैक्ट है आपके काम आएगा, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस के। स्वास्तु, जिसको हम लोगों ने बोला स्वात, और गोमल, ठीक है, इन दोनों नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है, और यही वो टाइम है ऋग्वेद का जब आर्यंस आए थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, स्वात घाटी और गोमल नदियों का उल्लेख हम लोग को ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब हम लोग इस जो पूरी चीज है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चाहे देखिए कमेंट में आप लोग नेगेटिव कमेंट दो, पॉजिटिव कमेंट, लेकिन कमेंट दीजिए, उससे मुझे पता चल सकेगा काफ़ी सारी जानकारी। और इतना मैं कह रहा हूँ कि इन वीडियो को अगर एक बार अगर आपने देख डाला तो झिंगा लाला, बहुत काम में आएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके काम आ सकूँ। ठीक है, अपना जो पैशन है उसको पूरा कर सकूँ, तो प्लीज़ चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। अब देखिए पहला फैक्ट देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। आरंभिक इनिशियली आर्यों का निवास, जो आरंभिक जो इनिशियल जो आर आए से उनका निवास रेजिडेंस कहाँ पे था। देखिए क्या बोल रहा है, ईस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि ये लोग जब आए तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहे हैं। ठीक है, आरंभिक आर्यों का निवास ईस्ट अफगानिस्तान। अभी जो एरो ऊपर कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हम लोग। ठीक है, ईस्ट अफगानिस्तान पे अभी हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा। आरंभिक आर्यों का निवास बोला गया है ईस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में था। एक बात तो क्लियर हो गई, मानते हम लोग आए तो उनका निवास हमें अफगानिस्तान में दिखाई दे रहा है। वो पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब और हरियाणा में रहते थे। एक बात तो ठीक है, क्लियर हो गई आपको। अब दूसरी बात, ऋग्वेद में इंडस, इंडस को हम लोग बोलते हैं सिंधु। देखिए ऋग्वेद ग्रंथ जो है, उस ऋग्वेद में इंडस अंग्रेजी नाम है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिंधु, और उसकी सहायक 5 नदियों का उल्लेख है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत काम में है। ऋग्वेद में इंडस यानी सिंधु और उसकी सहायक 5 नदियों का उल्लेख है। अब बच्चों एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कि इस इंडस की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो हमें इतना पता होगा सिंधु जो है उसकी 5 सहायक नदियां थी, रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, आर से रावी, जे से झेलम, वी से व्यास, एस से सतलज, वी शायद बी से स्टार्ट होता है, ध्यान में रखिएगा, बी से भी हो सकता है। ठीक है, सतलज और चिनाब। ठीक है, 5 हो गई और एक सिंधु हो गई, यानी कि 6 नदियों पर आर्यंस लोग रहते थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये साइड में अगर आप मैप देखोगे तो आपको इस मैप से इतना तो क्लियर है कि इंडस की आपको 5 सहायक नदियां दिख रही हैं। एक बार मैं क्लीन करके दिखाता हूँ, देखो। अब मैं जिसको देखूंगा, ये कहाँ गया, ये आपका इंडस हो गया। अब मैं जिस जिसको करूंगा देखते जाइएगा, चिनाब, सतलज, रावी, ठीक है, झेलम, 4 दिख गई, रावी, झेलम, एक और दिखना चाहिए हम लोग को, 82 यहाँ पर गई है। ठीक है, यानी कि
अगर आप देखोगे तो सिंधु की 5 सहायक नदियां रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब, जिसको मैंने RJVSES और सी में लिखा हुआ है। यानी कि ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में हमें सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है और उसकी 5 सहायक नदियों का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि आर्य लोग थे, सिंधु और उसके आसपास वाली जितनी भी उसकी सहायक नदियां वहां पर रहा करते थे। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के इतने एरियो में वो लोग रहते थे। ठीक है, अब बात आती है, अब आपको ध्यान में रखना है, सिंधु जो थी जिसको हम लोग इंडस बोलते हैं, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी आपकी सिंधु थी। ठीक है, सबसे प्रमुख नदी। अब प्लस करके आप लिखा हुआ है सरस्वती, जिसे हम लोग नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी। क्या होता है, जब हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में बताया गया है कि आर्यों की सबसे प्रमुख जो मेन जो रिवर जो होती है सिंधु होती है। ठीक है, सिंधु तो आप जानते ही हो, इंडस जहाँ पे मोहनजोदारो था, यानी इंडस रिवर तो बहुत जरूरी है ही, सबसे मेन रही है। लेकिन उसके बाद हमें ऋग्वेद में हमें ये भी पता चलता है कि सरस्वती, जिसको हम लोग बोलते हैं नदीतम, नदीतम का मतलब अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। इन जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं तो सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है और दूसरे नंबर की इनकी जो रिवर मानी जाती है जिसको बोला जाता है सरस्वती, जिसे हम लोग बोलते हैं नदीतम, जिसका मीनिंग होता है सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। वो लोग इसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, और प्रमुख कौन सी नदी है, इंडस। अब देखिएगा, जब आप लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा था तो वहां भी हमने सरस्वती नदी का उल्लेख किया था। और सरस्वती नदी को हम लोग घग्गर हागरा बोलते हैं। सरस्वती पुराना नाम है, एंशियंट। ठीक है, सरस्वती पुराना नाम है, जिसे हम लोग घग्गर हागरा भी बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, सरस्वती या घग्गर हागरा जो कि अब लुप्त हो चुकी है, जिसका सोर्स हमारा बताया जाता है राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा, और राजस्थान से तो मुझे कालीबंगा याद आता है, जो कि एक जियोग्राफिकल साइट थी सिंधु घाटी की सभ्यता में। और जैसा कि अब पता चल रहा है, कालीबंगा हमारा किस पे था, घग्गर हागरा पे था। ठीक है, ध्यान से सुनते आइएगा, प्रीवियस वीडियो इंडस वैली वाले भी देख लीजिए। ठीक है, जितना बोला आप समझ रहे हो ना। ठीक है, अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी और दूसरी इनकी जो नदी मानी गई है वो सरस्वती, जिसको हम लोग बोलते हैं नदीतम। नदीतम का मतलब सर्वश्रेष्ठ नदी। आप जानते हो सरस्वती तो वैसी गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है, समझ रहे हो ना। सरस्वती भी एक धर्म से रिलेटेड थी, नदियों, हिंदू हिंदू में तो नदियों का वैसे ही बहुत ज़्यादा वो माना जाता है पवित्र। ठीक है, और सरस्वती वही है जिसे हम लोग घग्गर हागरा बोलते हैं। अब जानते हो, जैसा कि आप लोग, सरस्वती तो अब गायब हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आगे बात बढ़ता हूँ। अब लास्ट एक नोट रह चुका है आपका, आर प्रथम। आर प्रथम जहां बसे वो सारा का सारा प्रदेश या स्टेट आपका सप्त सैंधव प्रदेश। आर प्रथम जहां बसे, जहां पे भी वो सबसे पहले बसते हैं, उस क्षेत्र को, उस स्टेट को हम लोग सप्त यानी 7, सैंधव का मतलब होता है सिंधु, इंडस, और प्रदेश का मतलब जानते हो स्टेट हो गया। यानी कि आर सबसे पहले जहां भी बसे वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। और सप्त सैंधव का मतलब 7 नदियों पर बसा हुआ देश। ठीक है, आप बोलोगे 7 नदी कौन कौन सी हैं आपकी। ठीक है, 7 नदी कौन कौन सी आप लोग सोच रहे होगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर जहां भी बसे वो पूरा का पूरा बेल्ट कहलाया सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त का मतलब 7, सैंधव का मतलब सिंधु, इंडस और उसकी सहायक नदियां जितनी भी थी 5, इन क्षेत्र पे बसा हुआ प्रदेश आपका सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था, जहां पर आर्यंस लोग रहते थे। ठीक है, अभी तो आप बोलोगे कि हमने बोला कि सिंधु की 5 सहायक नदी होती हैं, एक हो गई सिंधु, एक सिंधु मान लो, 5 उसकी सहायक हो गई, 6 पता चल रही हैं, यानी कि एक कोई और रिवर भी रही होगी। तो याद करो, यहाँ पर मैंने बोला है ईस्ट अफगानिस्तान में कुभा नदी, यानी कि कुभा नदी भी ऋग्वेद में उल्लेखित है। और ये लोग आर्यंस लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे, कुभा नदी के आसपास। ठीक है, कुभा नदी का भी, यानी कि 7 नदियों पे बसा हुआ प्रदेश आपका सप्त सैंधव प्रदेश है। यहाँ पे 8 सबसे पहले बसे थे। और 7 नदी आपकी कौन कौन सी, पहले पहले हो गई सिंधु, और उसकी 5 सहायक नदियाँ रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब। मैप में देख लो एक बार, साफ कर देता हूँ मैं।
साफ कर साफ करेंगे तब समझ में आएगा। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आराम से तैयार हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम्म 7 नदी कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक तो हो गई सिंधु, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस। आप 5 नदी गिनो सबसे पहले। रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब। देखो मैप में देखना है, ये तो हो गई इंडस और उसकी सहायक 5 नदियाँ। मैं गिन चिनाब सबसे पहले दिख रही है, सतलज हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, ठीक है, दिख गई, और एक झेलम हो गई। ये ध्यान में रखना आपको, कभी कभार हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कितनी सहायक नदियां हैं आपकी सिंधु की, तो 5 दिख रही हैं, तो 1 + 5, एक मुख्य नदी सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां 6, और एक अफगानिस्तान की कुभा। इन सबको सैंधव प्रदेश बोला जाता है, जहाँ आर बसे हुए थे। तो ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में इन सभी नदियों का उल्लेख मिलता है, और सबसे मेन रिवर जो है उनकी इंडस है, और दूसरी उनकी सरस्वती, जो कि इसको हम लोग नदीतम या सर्वश्रेष्ठ नदी बोला गया है, जिसे हम लोग घग्गर हागरा बोलते हैं, जो कि अब गायब हो चुकी है। प्लीज़ बच्चों बताइएगा कैसा लग रहा है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये स्लाइड हो गई आपकी। अगर किसी भी स्लाइड में लग रहा हो आपको मैं जल्दी बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ या धीमे बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। लेकिन इतना बोलूँगा, यूपी पीसीएस वाले टेंशन ना लें, अगर वो डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं तो उनका आराम से तैयार होगा, और स्पेशली यूपीएससी वाले, ठीक है। यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स इन वीडियोस को ज़रूर देखें, मैं बोल रहा हूँ ज़रूर देखें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है हम लोग का, अभी आप लोग ये मत सोचे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखवाए ही नहीं है, उन सब पे बात ही नहीं हो रही है, सब पढ़ेंगे। ये बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है, कम से कम 6-7 सीरीज, तो 6-7 वीडियो तो इस पे बनेंगे ही, पार्ट आपके ऋग्वेदिक युग पे, आर्यंस वाले पे, ठीक है। अब देखिए, अब एक फैक्ट है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा एनसीईआरटी को, ठीक है। भारत में आर इस उप महादेश में, सब कॉन्टिनेंट में, भारत में आर्यंस इस उप महादेश में 1500 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। ये तो हम लोग टाइमलाइन हम देख ही चुके हैं। और फिर लिखा हुआ है उनका दास दस्यु। सुनिएगा, जब भारत 1500 बीसी के आसपास हमें आर्यंस दिखाई देते हैं भारत में, तो उनका दास और दस्यु क्या होता है? स्थानीय जन। स्थानीय जन का मतलब कोई कबीले, जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब होता है पीपल, लोग हो गए, छोटे छोटे कबीले रहे होंगे तो उनको बोला जाता है जन, ठीक है। स्थानीय जन, जन यानी पीपल। उनका दास और दस्यु से संघर्ष हुआ, छोटे छोटे कबीले जो भी रहे हों, ठीक है। किसी को दास, किसी को दस्यु बोला गया है, उन्हें से हमारा आर्यों का संघर्ष दिखाया गया। यानी कि भारत जब आर्यंस जब आए इस उपमहादेश में 1500 बीसी के आसपास, तो उनका दास और दस्यु स्थानीय जनों से, यानी स्थानीय का मतलब समझ रहे हो, यहीं के लोग जो थे उनसे संघर्ष हुआ, फाइट हुई। अब देखिएगा, अब समझिएगा, ये हमें फैक्ट जो है ध्यान में रखना है, हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पकड़ ले, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा, एक तीर जा रहा है, उस तीर को फॉलो करूंगे हम लोग। ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए वे संभवतः इसी देश के मूलवासी थे। यानी कि ऋग्वेद हमें ये बता रहा है कि ऋग्वेद में जिसके दस्यु के बारे में बताया गया है, वो संभवतः पॉसिबिलिटी है वो इंडिया के ही थे, ठीक है, ध्यान में रखना। और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें हराया, और ध्यान में रखिएगा, और आर्यों का जो भी कबीले का राजा था, जिस राजा ने दस्यु को हराया, वह क्या कहलाया? त्रसदस्यु कहलाया। तो ध्यान में रखिएगा, दस्यु यहीं के थे, ठीक है, और आर्यों के जिस राजा ने हरा दिया वो त्रसदस्यु कहलाने लगा। तो कभी कभी ध्यान में रखिएगा, आर्यों के बारे में त्रसदस्यु भी लिखा हुआ आ सकता है। और त्रसदस्यु जो राजा था वो दस्यु से फाइट करता था, दस्यु से फाइट करता था। ये इस बीच में जो होता है ध्यान में रखना। जो भी आर्यंस का राजा था, वो दस्यु जो थे उनका बहुत बड़ा शत्रु रहा है, क्योंकि दस्यु से बहुत बार फाइट होते हुए दिखाई गई है, ठीक है। इतनी बात ये ऋग्वेद में हमें पता चलती है। अब देखिए, और जो भी राजा रहा होगा आर्यों का, वो दास के प्रति कोमल है, ठीक है। दो वर्ड हमें, दो स्थानीय जन दिखाई दे रहे हैं हमें, दो दास और दस्यु। दस्यु से तो बहुत फाइट कर रहा है,
ठीक है, लेकिन दास जो था उसको बिल्कुल नहीं सता रहा है, ये हमें जानकारी मिलती है। देखिए, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग नोट पर पढ़ते हैं। नोट क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार जिक्र आया। जैसा कि मैंने बोला था ना, आर्यन जब वो आए तो इंडिया इधर पर हमें कुछ छोटे छोटे कबीले दिखाई दे रहे हैं, जन, जिनको पीपल कबीला बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोगों ने बोला दस्यु और दास। ठीक है, जो दस्यु जो था, इस यहीं का कबीला था, उसकी फाइट आर्यों से हुई और आर्यों ने खूब लड़ाई करी उनसे। ठीक है, आर्यों ने खूब लड़ाई करी और जैसे कि ये दस्यु थे तो उनको बार बार हराया आर्यों ने, तो वो त्रस दस्यु हो गए। ठीक है, ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार जिक्र मिलता है। ठीक है, दस्यु हत्या का बार, यानी कि आर्यों ने दस्यु से बहुत फाइट करी है। ठीक है, पर दास हत्या का नहीं। तो एक बात ये नोट ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये हम लोग को एनसीईआरटी में मिलता है, तो हो सकता है कभी दिमाग में आ जाए। वैसे यूपीएससी इन सब चीज़ों पे नहीं पड़ेगी, दास दस्यु वाले चीज़ों पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन हम तब भी ध्यान में रखते हैं, जनरल एक बात है जो हमें पता चली है। ठीक है, ऋग्वेद में दस्यु हत्या का बार बार जिक्र किया गया, ऋग्वेद में दस्यु हत्या का बार बार, लेकिन दास हत्या का नहीं। यानी कि आर्य जो थे वो दासों के प्रति बहुत सॉफ्ट रहा है। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ऋग्वेद अभी हमने बात ही नहीं करी है, लेकिन अब देखिए सेकंड नोट आपका क्या बोल रहा है, असतो माँ सदगमय वाक ऋग्वेद से लिया गया है। असतो माँ सदगमय वाक कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। जैसा कि बच्चों मैं बोलूंगा, आर्यंस कहीं के भी थे, चलो कहीं के भी थे, अब सुनिएगा आप लोग, चाहे मिड एशिया से आए हों, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे आलस पर्वत से हो, कहीं से भी कूद काद के आए हों, आर्यों के बारे में जो भी बोला गया हो, सर्वश्रेष्ठ हैं, कुलीन हैं। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको आर्यों के बारे में बोला था, जाति है ही नहीं है कोई आर्य। ठीक है, जो जो हमें पता चलता है, लेकिन आर्य एक अपने आप में एक कैरेक्टर है। जो सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल एक प्रैक्टिकली अप्रोच बताने की कोशिश करी थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, ऐसे ऐसे लोग जो थे अपने आप में क्या, आप प्लीज वीडियो देखिएगा, मैंने जो कोशिश करी है। जनरली एसएससी में पूछा जाता है कि आर का मतलब क्या है, तो उसका मतलब निकाला जाता है कुलीन, सर्वश्रेष्ठ, योद्धा, वॉरियर, योद्धा, वॉरियर, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ। तो इन सब का सही मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि ऐसे लोग आर्यन से ना तो ये जाति से बिलोंग करते, वो चाहे इंडिया का हो सकता है आर, चाहे पाकिस्तान कहीं का भी हो। आर का मतलब वो चीज होती है जो इंसान कुछ ऐसे काम करता है जिससे 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 हमें लाइफ में कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, तरह तरह के ये अपने आप में ही आर्यन से, क्योंकि इनके अंदर वीरता भी थी। ठीक है, कैरेक्टर भी इतना महान था, सत्य भी था, फाइटर भी थे, सब चीजें जो होती अपने आप में ग्रेट थे। तो ये चीज हो सकती है आर्यंस। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं फिर बोलूंगा, आर्यंस एक बहुत बड़ा ये है कि बहुत कभी कभी बोलते हैं आर्यंस इंडियन ही है। और हमने जैसा बोला था कि हम लोग को जो पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से तो यही बोला जाता है कि आर्यंस यहाँ से आए थे, लेकिन इन सब चीज़ों पे हम लोग को एक बिल्कुल फुल स्टॉप लगा लेना है, क्योंकि ना तो यूपीएससी वाले पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या हो जाता है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ऋग्वेद ऋग्वेद लिखे गए, ऋग्वेद ऋग्वेद लिखे गए। ठीक है, और जानते होंगे हिंदुओं में ऋग्वेद की वैल्यू क्या है, सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। अब ठीक है, ये भी धर्म से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन उस धर्म से, उस ग्रंथ से ऐसा क्या वाक्य आया, ऐसा क्या सेंटेंस आया, जैसे सामने लिखा हुआ है असतो माँ सदगमय वाक। ये चीज है, ये चीज हमारे लिए प्रैक्टिकल हो जाती है। जैसे बाई चांस वो पूछता है कि प्रैक्टिकली अगर पूछता है कि जब आर्यंस आए, ऋग्वेद लिखे गए, जब आर्यंस आते हैं, ऋग्वेद लिखा गया, वैदिक सभ्यता आती है, और उस वैदिक सभ्यता का प्रैक्टिकली आज के रिस्पेक्ट में, आज के प्रोस्पेक्ट में क्या प्रैक्टिकली हम लोग उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस आज बन सकता है कि आज के लिए हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। ये तमाम तरीके की बातें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो बिल्कुल देखिए, हम पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पर नोटिस कराई है कि उस चीज़ को आप पकड़िए। जो प्रैक्टिकल, देखो यूपीएससी यही चाहता है कि आप प्रैक्टिकल कितना चीज़ों को डेप्थ में आपने समझा, कितना पकड़ा आपने बात को। देखो, वो एक छोटे से वर्ड से एक इतना बड़ा क्वेश्चन बना देगा जिसमें इतना वो हो जाएगा कि आप घूम जाओगे। तो उस झुमरू तलैया में हमें घूमना नहीं है। ठीक है,
उसको पकड़ना है हमें, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। अगर हम लोग पकड़ते हैं छोटी छोटी बारीकियाँ आज से, तो 1 साल में बच्चों हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चाहे वो राइटिंग स्किल हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, कुछ भी चीज़ एकदम से तैयार नहीं होगी आपकी एक दिन में। अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हो ना, तो देखिए इंटरव्यू का जनरली होता क्या है कि हम लोग जैसे दिसंबर जनवरी में सिलेक्शन हुआ और फरवरी मार्च में, फैब में या जन में हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो मैं तो आपसे ये बोलूँगा, जिस दिन आपने तैयारी चालू कर दी सिविल सर्विस की बिल्कुल पूरी तरीके से कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो उसी दिन से आपकी तैयारी इंटरव्यू की भी हो जाना चाहिए। मतलब बी प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए नहीं, क्योंकि एक दिन में नहीं सीख सकते हैं आप लोग कि 10 दिन की क्लास में सीख गए। वो ऐसा हो गया ना कि कोई बच्चा देखो गुटखा बीड़ी खाता होगा, तो 10 दिन में उस बंदे का बीड़ी गुटखा नहीं छूट सकता, उसकी आदतें इतनी जल्दी नहीं छूट सकती। और ये आदतें किसी कोचिंग में, इंटरव्यू में 10 दिन में हम लोग, वो हम पे इतना गौर नहीं कर पाते। इतने हजारों स्टूडेंट्स आते हैं बहुत, हाँ ये है कि इंटरव्यू होता है, लेकिन इतनी जल्दी चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती हैं। अब हम लोग गुटखा खा रहे हैं, तो जल्दी है कि हमें 8 बजे पुड़िया खाना ही है गुटखे की, 8 बजे चाहिए ही है हमें श्रुति खैनी। तो हम लोग भैया वो 10 दिन में कैसे छोड़ देंगे इतनी बड़ी आदत जो है। तो धीरे धीरे छूटती हैं चीज़ें। तो ऐसे ही इंटरव्यू भी है, एक दिन में नहीं, उसको एक अपनी लाइफ में लाइए, धीरे धीरे तैयार करते रहिए चीज़ों को, ठीक है। ऐसे ही आपका मेंस है, एक दिन में तैयार, 2 महीने में तैयार नहीं होगा। जब से तैयारी चालू कर दी आप, धीरे धीरे चालू कर दी, ऐसी प्रीलिम्स सबकी चीज़ की स्ट्रेटजी एक दिन में नहीं, प्रॉपर वे में करते जाइए, ठीक है। इतनी बात खत्म। आते हैं अस्तो माँ सदगमे वाग, असतो माँ सदगमे। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है असतो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब इस सामने अगर आप देखोगे मैंने लिखा हुआ हे माता हे प्रभु, हमको असत्य से बचाकर सत्य का मार्ग दिखा, हमारे अंदर के अंधकार और अज्ञानता को मिटाकर ज्योति और सच्चा ज्ञान प्रदान कर, हमको ऐसे शुभ कर्म करने में समर्थ बना कि हमारे संसार से जाने के भी लोग इन कर्मों का फल सदियों तक लेते रहे, यही अमरता है मेरे लिए। अगर बच्चे बच्चे अगर इस पूरे को अगर आप पकड़ लेते हो, तो इतना प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ों को डेली लाइफ से इतना कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, वो एथिक्स में भी काम में आ सकते हैं, ठीक है, एथिक्स में तो काम में आएंगे ही। और हमारा मेंस एग्जाम होता है हिस्ट्री से, उसमें भी काम में आएगा। आप देख रहे हो हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, असतो माँ सदगमय की बात हो रही है। अब देखो पीसीएस में आता है तो डायरेक्ट पूछ लेगा असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है, जनरली एक बात होती है, लेकिन उसका मीनिंग प्रैक्टिकली तो समझो कि क्या लिखा हुआ है, उसका आज के टाइम में इम्पोर्टेंस क्या है, उससे आप क्या सीख सकते हो। तो ये मैंने आपको सामने दिखाने की कोशिश करी है। इस चीज़ को समझो, अपनी लाइफ को बदलो, और दूसरी की लाइफ को इन सब चीज़ों से कैसे कनेक्ट करके बदला भी जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इससे जोड़ी जा सकती, मेडिटेशन, योगा वोगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंसान का कर्मा भी है, उसमें अमरता भी लिखा हुआ है, अंधकार भी लिखा हुआ है, किसी को ज्ञान ना होना वो सब भी लिखा हुआ है, लाइट भी लिखा हुआ है, ट्रुथ भी लिखा हुआ है, सब ऐसी चीज़ें, गाइडेंस भी लिखा हुआ है। ऐसी इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं जो एथिक्स के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं ही, आपका हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कभी हमारा वैदिक कल्चर से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है सेकंड स्क्रिप्चर, यानी कि पवित्र जो किताबें जो होती हैं उन सब के बारे में, ठीक है, श्रुति और स्मृति, ठीक है। देखो ये सिर्फ लिखा हुआ है साइड में, बच्चों घबराना मत, ये क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्चर, यानी का मतलब हो गया धार्मिक किताबों से रिलेटेड हो चुका है, जो ऋग्वेद समझ सकते हो, ठीक है। उसमें श्रुति आती है, स्मृति आती है, क्या होती हैं, जो शिक्षाएं जो होती हैं, जो सिखाई जाती थी उनको श्रुति स्मृति बोला जाता है। अभी बिल्कुल नहीं, इन सब पे, इस पे थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अभी जो हम जिस चीज़ पे चल रहे हैं वहाँ पर, ये सिर्फ साइड में मैंने बता रखा है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा बस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, नोट। इंद्र आर्यों के देवता भगवान थे, समझिएगा। आर्य लोग इंद्र भगवान को मानते थे। चलिए कहीं के भी थे, आर्यंस इंडियन थे कहीं के भी, लेकिन आप ये सोचिए ना, इंद्र तो आज भी माने जाते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। एक बात कर रहा हूँ, उससे मत जोड़िएगा, मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। इधर देखिएगा आर्यों के बारे में क्या बोला जाता है, इंद्र जो थे आर्यों के देवता हैं। और इंद्र का मतलब होता है पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है
तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला। दुर्ग को मतलब आप फोर्ट मत समझिएगा, दुर्ग का मतलब आप ये समझिएगा, क्योंकि दुर्ग तो इस समय हमें देखने को मिलते ही नहीं है इतने वैदिक सभ्यता में, ठीक है, क्योंकि शहरी जीवन था ही नहीं यहाँ पर, ग्रामीण जीवन था, पशुपालन, पशुचारण, इस तरह की चीज़ें देखने लगी। यहाँ तक कि कृषि बाद में होती थी, सेकेंडरी एक्टिविटी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया ना किले नहीं, यहाँ पर मतलब एक फाइटर है इंद्र, यानी कि आर लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसते थे तो वो लोग इंद्र को याद करते थे कि इंद्र आएगा, हमारी मदद करेगा और किले तोड़ देगा, यानी दूसरों को दूसरों को हरा देगा, ठीक है, इतना ध्यान में रखना था। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, आर लोग हर जगह जीतते हुए गए, आर लोग जहां जहां भी गए वो जीतते ही गए। क्यों भैया ऐसे? क्योंकि उनके पास अश्वचालित रथ थे, सामने आप देख रहे हो घोड़ा दिखाई दे रहा है, अश्वचालित रथ भी दिखाई दे रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई, आर लोग जो थे उनके जीतने में घोड़ों का बहुत इंपॉर्टेंस था, रथों का, ये बात क्लियर है, सच्चाई ऐसा माना जाता है, ठीक है, ठीक है। घोड़े की बोली आर्यों की लाइफ में बहुत थी, और इन्होंने वेस्ट एशिया और भारत में पहले इन रथों को प्रचलित किया, ठीक है। इस टाइप के रथों को सबसे पहले चलाने का काम सबसे पहले आर लोगों ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर लोग हर जगह जीतते गए क्योंकि उनके पास रथ थे, और दूसरा उन्होंने वेस्ट एशिया और भारत में सबसे पहले इन रथों को प्रचलित किया, ठीक है। अब इतना तो ठीक है कि ये फाइटर हैं, वॉरियर हैं, कुलीन हैं, ज्ञानी हैं, विशेषज्ञ हैं, ग्रेट हैं, इन सब की बात तो हो गई। अब बात होती है कि ये लोग फाइटर हैं, लड़ने में लड़ाकू हैं, तो भैया इतना लड़ाई कर रहे हैं तो इन्हें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट भी तो करना होगा, यानी ये आपने देखी होगी घोड़े से जब लड़ते हैं इंसान तो अपनी बॉडी को, जैसे कि रामायण महाभारत देख लो आपने, बहुत सारे आपने सीरियल देखे होंगे धर्म वाले, पौराणिक, तो वो लोग कुछ ना कुछ क्या होता है अपनी बॉडी को बचाने के लिए एक कवच पहने रहते हैं, ठीक है। तो ये आर्यंस लोग भी जब लड़ते थे ना तो इनके पास कवच होते थे जिसको वर्मन, और अस्त्र शस्त्र भी अच्छे थे, तो ध्यान में रखने का, ये लोग जब लड़ते थे ना तो ये लोग कवच पहने रहते थे। अब यहाँ ये बात ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों की, इससे पहले शिक्षा दी एकेडमी जो मेरा चैनल है, मैं सत्येंद्र, मैंने इस पर एक वीडियो बना के डाला है, क्योंकि देखिए 2017 में सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता पर एक क्वेश्चन, एक दोनों से रिलेटेड उन्हें कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, ठीक है। पूछा गया था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लड़ाई वड़ाई में विश्वास रखते हैं कि नहीं, तो ये तो हमें पता है कि वो लोग शांति प्रिय थे। और दूसरी ओर पूछा गया था कि क्या आर्यंस जो थे, जो वैदिक सभ्यता में जो पढ़ते हैं हम लोग, क्या वो लोग अपनी मतलब क्या कवच ववच जो होता है वो पहनते थे, तो बिल्कुल आप देख सकते हो, मैंने अभी आंखों के सामने आपके बोला कि आर लोग कवच कवच जो होता है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कवच पहनते थे, उनके अस्त्र भी होते थे अच्छे, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना प्लीज़, एक बार अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहला वाला वीडियो जरूर देखिए, और इन सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के सारे वीडियो एक बार देखने की कोशिश कीजिए, और मैं ये कहूँगा पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, मैं बोल रहा हूँ काम में आएगा यूपीएससी के लिए। और इतना ही नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा अगर आप देख रहे हो पूरा वीडियो तो एक बार इसका रेजोल्यूशन जरूर सही कर लीजिएगा। रेजोल्यूशन सही करने के साथ साथ हो सकता है वॉइस मेरी स्लो आ रही हो तो प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाला वीडियो देखें, और शिक्षा दी एकेडमी पर मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के नाम से एक वीडियो बना रखा है शिक्षा दी एकेडमी पर, उस पर वो क्वेश्चन देखें। अगर वो क्वेश्चन आप देखते हो तो दोनों में चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप क्वेश्चन जो पूछा गया था वो समझ जाओगे, उसका आंसर भी दे लोगे इसी चीज़ से जो सामने आपका लिखा गया है। देखिए कि घोड़ा तो आप देख ही रहे हो, मैंने बार बार घोड़ा बताए हुए है, रावी, झेलम, ब्यास, सतलज, चनाब, सिंधु की ये सब चीज़ें जो मैं बोलता हूँ उटपटांग, वो आप लोग सुनते जाइए, हो सकता है काम में आ जाए आपके। चलिए बच्चों, आज इससे पहले का लास्ट वीडियो देखा हो तो जैसा कि मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म कर लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने वैदिक कल्चर, या जैसे हम लोग वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब आर्यंस लोग आए थे, अराइवल ऑफ आर्यंस वाला चैप्टर जो था हम लोग ने इंडियन हिस्ट्री पर स्टार्ट किया था, और जिस पर मैंने अपने 2 वीडियो जो होते हैं अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इससे पहले वाले 2 वीडियो जरूर देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हो तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले, यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले, ठीक है, उनका ये वाला चैप्टर वैदिक संस्कृति, ऋग्वेदिक वाला चैप्टर, और जब आर्यंस आए थे,
क्या हम लोग को मिलता है अराइवल ऑफ आर्यंस जो होता है, वो वाला चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फैक्ट्स जो होते हैं, फिगर्स जो होते हैं, एनालिसिस जो होता है, आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आपको एक बार ज़रूर बोलूँगा, शिक्षा जी अकेडमी का पेज ओपन कीजिए यूट्यूब पे, और प्लीज़ इससे पहले वाले 2 वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, जो 20 मिनट्स के जो होते हैं वीडियोस हैं। अगर आप उन 2 वीडियो को एक बार अगर आप देख लेते हो तो ये वाला वीडियो आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इस पे मैंने पूरी वैदिक कल्चर पर एक पूरी सीरीज़ है, या मैं बोलूँ 7-8 पार्ट में ये वाला आपका चैप्टर जो होता है कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसा कि मैंने इस पर प्रीलिम्स में 2017 में जो क्वेश्चन आया है, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर रिलेटेड करके जो पूछा गया था, वो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में कि थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न जो हो जाता है, जो यूपीएससी जो ऐसे ऐसे फैक्ट उठाती है प्रीलिम्स में, वो कन्फ्यूज़न दूर करने की मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है भौगोलिक विस्तार। ठीक है, भौगोलिक विस्तार को हम लोग जियोग्राफिकल एक्सटेंशन या जियोग्राफिकल एरिया, यानी भौगोलिक विस्तार का मतलब होता है कि जब आर्यंस लोग आए थे तो ये कितने कितने क्षेत्र में फैले हुए थे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये फैले हुए थे, ठीक है, ये बात बोल रहा हूँ मैं। अब देखो, अगर जो थ्योरी मैंने जो हाथ से लिखी है, तो उधर देखो बच्चों, मैंने एक मैप भी बनाया है। तो प्लीज़ आप, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ इन जियोग्राफी जो होती है, मैप्स जो होते हैं, उनका ध्यान रखना चालू कर दो अभी। क्योंकि जो पैटर्न हो रहा है, तो प्रीलिम्स का पैटर्न अभी क्या होता था, सालों पहले जो होता था, मैप्स, बहुत पहले मैप्स इंपॉर्टेंट होते थे, आज से 15 साल पहले। ठीक है, बीच में क्या हुआ, मैप्स की वैल्यू बिल्कुल डाउन होती गई है, बीच में बात कर रहा हूँ। अब फिर से जो होते हैं मैप्स का, हमें जियोग्राफी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो क्वेश्चन पूछ रहा है, गोलन हाइट पे भी पूछा गया था उसने। तो थोड़ी सी अगर हम लोग को जियोग्राफी पता होती है, तो हम लोग कंटेम्प्रेरी कुछ भी चीज़, उस चीज़ को समझने का इशू हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात मेरी एक जनरल एक बात बताई है मैंने, तो ठीक है, थोड़ा सा मैप वैप भी देखा कीजिए आप लोग। तो चलिए, ये जो सामने जो लिखा है, ये मैंने लास्ट जो अपना सेकंड वीडियो उसमें भी बताया था, तो मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है सिंधु को, जैसा आप जानते हो कि हम लोग इंडस बोलते हैं। ठीक है, आर्यों की सबसे प्रमुख रिवर जो होती थी हम लोग की, इंडस थी। ठीक है, सबसे मेन रिवर, या हम ये बोल सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिवर जो थी आर्योन्स की, वो आपकी सिंधु थी। फिर उसके बाद बोला था, आर्य जब आए थे तो उनकी दूसरी जो नदी थी, जो बहुत ज़्यादा मेन थी, वो थी सरस्वती, जिसे नदीतम भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी उनकी मेन नदी थी आपकी सरस्वती, या हम ये भी बोल सकते हैं सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी नदी रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग ने सुना होगा गंगा जमुना सरस्वती, जैसा कि आप जानते हो सरस्वती को हक्कर घाघरा भी बोलते हैं हम लोग, घग्गर घाघरा भी बोलते हैं। जैसे कि अब जो गायब हो चुकी थी, जिसका शोर राजस्थान हरियाणा के आसपास बताया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सरस्वती उनकी सबसे पवित्र नदी है। तो ये 2 फैक्ट जो होते हैं आपके यूपी पीसीएस में काम में आएंगे। यूपीएससी में ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये फैक्ट आधारित है। लेकिन चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 2 बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश के बाद जो 7 नदियों पे जो इन्होंने कैप्चर कर रखा था, उस 7 नदियों पे बसा हुआ प्रदेश हमने बोला था आपका सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। सप्त सैंधव में सप्त यानी 7, सैंधव का मतलब सिंधु, और उसकी 5 सहायक नदियां रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चनाब, और एक अफगानिस्तान की कुबा। ये 7 नदियों को जोड़कर हम लोगों ने बोला था, इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोलते थे। इस पर आर्यन सबसे पहले रहे। ठीक है, उसके बाद अब फैक्ट समझिएगा, ये पूरा का पूरा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग प्रीवियस स्लाइड देखेंगे आप लोग मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2, तो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ बच्चों, जो भी ये देख रहे हैं एक बार वो देख लें। मैं बोल रहा हूँ आपका पूरा का पूरा यूपीएससी के लिए मैं पूरा तैयार करा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो मेरी बात एक बार गौर कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूँ। सप्त सैंधव प्रदेश के बाद जो 7 नदियों पे बसा वाला एरिया है, उसके बाद कैप्चर करने के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र, आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र की धरती। ठीक है, कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, बाद में इन लोगों ने कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के आसपास भी एरियो को भी आर्यंस ने कब्जा कर लिया, और उस क्षेत्र को उन्होंने बोला ब्रह्मवर्त। अगर देखो आप, कुरुक्षेत्र ये है आपका। ठीक है, मैप, ये इंडिया का मैप दिख रहा है आपको। ठीक है, जब जो सप्त सैंधव प्रदेश के बाद आर्यंस ने कुरुक्षेत्र वाला एरिया कब्जा कर लिया, उसके आसपास के क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्मवर्त कहा जाने लगा। ठीक है, यह क्षेत्र जो पड़ता है आपका सरस्वती और दृश्य नदियों के आसपास
का पड़ता है। ठीक है, तो ये फैक्ट बच्चों आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आर्यन 7 नदियों पे जो वो सप्त सैन्य प्रदेश है उसको कब्जा करने के बाद आर्य जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और वो कुरुक्षेत्र के आसपास पहुंच गए। कुरुक्षेत्र बच्चों सब जग जाहिर नाम है, कितना फेमस है। उधर पर आते हैं, वो प्रदेश भी वो लोग जीत लेते हैं और उसके आसपास और उस क्षेत्र को उन्होंने ब्रह्मवर्त कहा जाने लगा। ठीक है, और आपको ये ध्यान में रखना है कुरुक्षेत्र के आसपास वाला एरिया सरस्वती और दृश्य नदियों के आसपास पड़ता है। ठीक है, ये अगर आप एक बार मैप इसको थोड़ा सा आप बड़ा करके देखोगे तो प्लीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार कोशिश करिए, देखिए, पहचानिए, कुरु को मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये आर्यंस जो थे गंगा यमुना के दोआब तक पहुंच गए। आगे चलकर, ये सिर्फ आर्यों की एक फैक्ट है, ये ध्यान में रखना है आपको। धीरे धीरे गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र, बच्चों दो आप ध्यान में रखिएगा। दोआब जनरली हिंदी मीडियम वाले जो होता है दोआब में मिलता है, तो दोआब का मतलब आपका होता है दो यानी टू, और आब का मतलब होता है पानी। ठीक है, यानी कि दो आप का मीनिंग निकलता है दो, और आप का मतलब पानी, यानी कि दो पानी वाले क्षेत्र का एरिया जो होता है, बीच का एरिया जो होता है, वो आपका दो आप कहलाता है। ठीक है, दो आप समझ रहे हो, दो से दो आप से पानी, यानी कि दो पानी वाला एरिया, एक गंगा हो गया एक यमुना हो गया, उसके बीच का एरिया आपका दो आप हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे ये लोग आर्यंस क्या करते हैं, गंगा यमुना के दोआब के पहुंच गए और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे उन्होंने भ्रामसी देश कहा। ठीक है, ये फैक्ट जो लिखा हुआ है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, अगर इन वर्डों को अगर आप ध्यान में रखते हो कि जब वो लोग गंगा यमुना के दोआब पर कब्जा कर लिया उन्होंने, और उस क्षेत्र को उन्होंने क्या बोला वो वर्ड ध्यान में रखना। और जब ये लोग कुरुक्षेत्र के आसपास गए तो उस क्षेत्र को उन्होंने क्या बोला वो वर्ड ध्यान में रखना। हो सकता है यूपीएससी जो होता है, इस जो मल्टी जो उनको पूछते हैं ना, ए भी सही बी भी सही ए बी सी सही कोई नहीं सही, तो अगर ये चीज़ें अगर आपको ध्यान में रखी तो उन्होंने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया तो हमें पता होगा कि कौन सा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के आसपास वाले को उन्होंने ब्रह्मवर्त बोला और जो गंगा यमुना के आसपास वाले उसको भ्रांसी बोला। तो अगर आपको ध्यान में रहता है तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बोला था कि आर्यन एक डिबेट है, कंट्रोवर्सी है, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, इंडियन है, मिड एशियन है, यूरोपियन है, बस इतना बोला था कि ये हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, बहुत कंट्रोवर्सी रही है, और कभी कभार लगता है कि ये अपने ही है। हम लोग को वो जो पढ़ा दिया गया है वो हम लोग को हिस्ट्री में जो ब्रिटेन ने जो अंग्रेजी शिक्षा दी गई, जो हम लोग को पढ़ा हिस्ट्री जो ऐड किया गया, तो उसमें हम लोग को जो बता दिया गया वो हमें ऐसा लगता है, और मुझे ये भी लगता है आर्यंस इंडियन ही है। फिर बाद में मैंने ये बोला था आर कोई जाति नहीं है, आर एक अपने आप में एक सुपीरियर नोबल वर्ड है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे ग्रेट कैरेक्टर हो गए जो अपने जीवन से दूसरों को जीवन को सिंचित करते हैं, अपने आप में विशिष्ट नोबल। ठीक है, कोई जाति वर्ड नहीं है। इन सब चीज़ों को सब मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड है उन पे डाला है, मैंने बताया है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब फिर मैंने वीडियोस देखे हैं कुछ, तो उनसे भी लगता है कुछ चीज़ें वर्ड ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो हम लोग को ऋग्वेद से जो जानकारी मिलती है, बोलते हैं कि आर्यन बाहर के थे, लेकिन हम लोग को जानकारी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये सारे के सारे वर्ड तो अपने इंडियन ही है। तो फिर मन में आता है ये तो हमारे आर्यन जो थे इंडियन ही है। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर, क्योंकि यूपीएससी ऐसी चीज़ नहीं पूछोगी जो कंट्रोवर्सी में रही हो या डिबेट में रही हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बस हम लोग को एक बेसिक जनरल नॉलेज है कि बस ध्यान में रखना है, ऐसी ऐसी बात होती हुई थी उठती रहती है। ठीक है, ये आर्यंस इंडियंस थे कि मिड एशियंस थे, कहाँ के थे, ईरानियन थे, जो भी हो, इस चीज़ पे इतना ध्यान में रखें। फिर बोलते हैं कि आर्यन हिंदुस्तान के ही थे, कहीं गए नहीं थे, फिर यहीं यहीं से आर्यंस धीरे धीरे दूसरे देशों में फैले थे। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग अभी कोई ध्यान नहीं। ठीक है, अब हम लोग इस स्लाइड के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो फैक्ट, पहली स्लाइड हो गई ना। अब देखिए क्या बोला, आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। देखिए आर्यंस ने क्या किया, हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और उस क्षेत्र को मध्य देश बोला गया। बच्चों अगर आप देखोगे, ये आपके सामने एक मैप दिख रहा है, यानी कि एक बात तो क्लियर है, आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल के पर्वतों के बीच के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया और उसे मध्य देश बोला, यानी कि इतना एरिया तो आर्यों ने कब्जा कर ही लिया होगा। अब समझिएगा, आर्य एक वर्ड है,
हमें ऋग्वेद से पता चलता है कि जो आर्य जो थे हिमालय को भी अच्छी तरीके से जानते थे। तो एक जो फैक्ट है आपको ध्यान में रखना है कि यूपीएससी में घुमा के पूछ सकते हैं वो, क्या आर्यन जो थे, क्या ऋग्वेद हमें जानकारी देता है कि आर्य जो लोग थे हिमालय से परिचित थे? तो हमें इतना पता चलता है कि ये हिमालय को, हिमालय वर्ड आया है उससे थोड़े बहुत जागरूक थे, जानते थे। ठीक है, ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, एक फैक्ट आधारित क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए विंध्याचल क्या होता है। अब मैं खुद हाथ से मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए विंध्याचल एक पर्वत है। विंध्याचल माउंटेन एक पर्वत है जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, ये जैसे मैंने एक ये बना दिया और ये आपका पूरा भारत, सॉरी उसको छोड़िए, इसको क्रॉस कर दिए, ये मैंने भारत का ये, अब ये बीच से आपका विंध्याचल माउंटेन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य देश, जो कि आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया हो सकता है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो सकता है। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मध्य देश कौन सा होता है, और यहीं पे बीच में आपका विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, आप विंध्याचल पर्वत को हम लोग मध्य पर्वत भी बोल सकते हैं। होता क्या है कि अगर आप भारत का मैप देखोगे तो विंध्याचल पर्वत बीच में तो पड़ रहा है, और ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, विंध्याचल पर्वत की बात चल रही है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं बाद में उत्तर भारत को आर्यों ने आर्यावत कहा था, और दक्षिण दक्षिणावर्त हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। और ये एक बहुत बड़ा विंध्याचल पर्वत एक बहुत बड़ी एक शाखा बोलूं कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने के लिए एक बाधा है, या ये बोलूं कि ये एक डिवाइड लाइन है। एक ये बीच में पर्वत जो पड़ता है ना, तो एक ये डिवाइड कर देता है, बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है नॉर्थ से साउथ जाने के लिए, मतलब कि ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। हम लोग आगे भी जब मिडेवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और थोड़ा आगे जाएंगे कि विंध्याचल पर्वत जो होता है एक लाइन है जो बीच में पड़ती है भारत की, और ये उत्तर से दक्षिण जाने के बीच में आती है, जो कि इतना आसान नहीं है इस पर्वतमाला को पार करना। ठीक है, एक जनरल बात है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ इस बार मैप को जरूर देखिएगा, मैं फिर से रफ कर रहा हूँ, तो सॉरी। अरे ये क्या हो रहा है, आप देख लो विंध्याचल माउंटेन बीचों बीच पड़ रहा, अगर बीच में आ गई तो एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना, ठीक है। ये आपका मध्य देश हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया जिसको अभी मैंने जस्ट बनाया है, और यहाँ कहीं हिमालय है। तो ध्यान में रखिएगा, आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया, उसको मध्य देश बोला। अब ये देखिए नेक्स्ट फैक्ट जो लिखा है, बाद में आर्य जो थे पूरे उत्तर भारत में फैल गए, और उत्तर भारत को उन्होंने बोल दिया आर्यावर्त। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, पहले एक बार साफ कर लें ताकि आपको ज़िंदगी भर लाइफ टाइम ये छोटी सी चीज़ है ध्यान में तो रहे कि रटना मत कुछ आप लोग, बस मेरी यही आप लोग। अरे ये क्या हो गया, बच्चों हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि बाद में जो आर्य जो थे पूरे उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आर्यावत, आर्यावत का मतलब होता है उत्तर भारत। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जब धीरे धीरे आर्य जो होते थे उन्होंने उत्तर भारत को पूरे का पूरा कब्जा करते हैं, बाद में अपना विस्तार करते हैं, उन्होंने उत्तर भारत को उन्होंने आर्यावत। आज भी बच्चों आप लोगों ने बहुत सारी बैंक का नाम सुना होगा, आर्यावत बैंक, बहुत सारी होती हैं बैंक जो आपको उत्तर भारत में मिल जाएंगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इस मैप में आपने विंध्याचल माउंटेन देख लिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो बात है आपको समझ में आई होगी जो मैंने अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करी है। देखिए कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। ठीक है, अगर आप ये सब मुझसे कम्युनिकेट करते हो तो मुझे कुछ बताते हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे अब हम लोग? अब देखिए, देखिए कुछ बातें हैं हम लोग को जनरल सामान्य सी हैं। ठीक है, वो हम लोग को बस ध्यान में रखना है। अब मैं आपसे बोलता हूँ, ये आर जो आए थे हमें पता है कि ये लड़ाकू थे, इनके पास घोड़े थे, इनके पास कवच थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए, ये लड़ाकू बहुत बड़े थे। लेकिन लड़ाकू तो थे ये लोग, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग आपस में भी लड़ते रहते थे। बहुत बहुत बड़ी एक समस्या रही है आर्यों की कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। आपस में लड़ने के साथ साथ ये लोग कुछ बोलते हैं कि जो गैर आर्य थे, यानी कि जो आर्य नहीं माने गए, तो उनसे भी लड़ाई होती रहती थी, और खुद के कबीलों से तो लड़ाई होती रहती थी। तो ये इतनी बात ध्यान रखना। आर्यंस ये थे स्टार्टिंग से ही आपस में लड़ना इनकी एक वो रही है। ठीक है, आपस में लड़ते रहते थे, जनजाति तरीके का कबीला जीवन होता था। कबीले आपने देखे होंगे, बंजारा जीवन रहता था।
आज यहाँ उनका तंबू तो कल दूसरी जगह तंबू। बात समझिएगा कि आर लोग जो थे, एक आपस में लड़ना इनकी एक खासियत रही है। यानी कि जब कोई भी इंसान आपस में लड़ता रहेगा ना, तो वो जीवन में आगे बढ़ना उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा होगा। ठीक है, आपस में लड़ते रहते थे, जनजातीय संघर्ष था। ठीक है, ये इनकी एक फीचर्स है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे बोलूँगा कि देखिए, ठीक है, छोटे छोटे जनजातीय संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, आर्यों में हम लोग को 5 कबीले जो होते हैं, बहुत कबीले रहे होंगे, लेकिन 5 ऐसे मेजर कबीले माने गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। ठीक है, 5 कबीले या जन, जन का मतलब होता है पीपल, यानी लोग। यानी कि 5 हमें कबीले देखने को मिलते हैं आर्यों के, जो बहुत मुख्य रहे थे। ठीक है, 5 कबीले जो थे मेजर इंपॉर्टेंट माने गए, 5 यानी 5। और जन का मतलब लोग, यानी जन से बना एक छोटा सा कबीला, यानी कि पंच, इस नाम आता है आपका पंचजन। ठीक है, यानी 5 कबीलों को पंचजन बोला गया है, ध्यान में रखिएगा। और मैंने यहाँ पे एरो से बताया गया आपस में लड़ाई करना, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रखना, आपस में लड़ते रहना, और जो गैर आर्यंस थे उनसे लड़ते रहना आर्यों का एक बहुत बड़ा फीचर रहा है, जिसको हम लोग ये जनजाति संघर्ष आप ब्रैकेट में देख ही रहे हो। घुमक, आपने बंजारो टाइप की मूवी देखी है। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। अब देखिएगा, आर्यों के ऐसा बोला जाता था, 2 कबीले जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब देखिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक बोला जाता था, एक भरत राजवंश था और एक त्रिशु था। ठीक है, आर्यों में 2 कबीले जो थे, राजवंश जो थे, बहुत फेमस थे, शासक वंश। एक था भरत, दूसरा था त्रिशु। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, आर्यों के शासक वंश इतने फेमस थे। और देख रहे हो, पुरोहित वशिष्ठ इनके समर्थक। पुरोहित वशिष्ठ आप एक समझिएगा, एक तरीके का अधिकारी होता था। ठीक है, पुरोहित वशिष्ठ इनके समर्थक हैं। ठीक है, पुरोहित वशिष्ठ, इतनी बात आपको ध्यान में रहेगी। अब आप बच्चों, 2 कबीलों बताया गया है कि भरत और त्रिशु आर्यों के शासक बनते। अब एक बात की जाए, इधर लिखा हुआ है, बाद में चलकर इस देश का नाम भारतवर्ष इसी कुल के आधार पे पड़ा। देख रहे हो, बाद में हमारे देश का नाम भारतवर्ष इसी कबीले के शासक वंश के आधार पे रखा गया। तो ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब आगे बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो भरत राजवंश की बात की जा रही है, ये देखिए भरत राजवंश लिखा हुआ है। ये भरत राजवंश जो था ना, उसके बारे में बोला जाता था बहुत ताकतवर हुआ करता था, बहुत। और बताया जाता था कि ये भरत राजवंश जो था, 10 राजाओं से लड़ाई थी इसकी। सुनते जाइएगा, इस भरत राजवंश की 10 राजाओं के साथ लड़ाई थी। बोला जाता है कि उनमें से कुछ तो उनके अपने ही थे और कुछ दूसरे थे, यानी कि कुछ गैर आर रहे होंगे, समझिएगा। ठीक है, ये भरत राजवंश था। इसके बारे में बोला जाता था कि इसकी 10 राजाओं से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। ठीक है, और 10 राजाओं में कुछ इसके अपने आर्यजन थे। ठीक है, कुछ बोला जाता था गैर आर थे। तो ध्यान में रखिएगा, इस राजवंश की 10 राजाओं के साथ एक बहुत फेमस लड़ाई हुई है, जिसको दास राग युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात जो बोलने जा रहे हैं। और ध्यान में आपको ये रखना है, जो 10 राजाओं से इसकी जो लड़ाई हुई, वो आपकी परसुनी नदी पर हुई। अब बच्चों ध्यान में रखना, परसुनी नदी जो होती है, उसका दूसरा नाम रावी है। परसुनी पुराना नाम है, रावी जो आज चलता है, आपने सुना होगा, रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब। ठीक है, ये वही रावी है। ठीक है, परसुनी इसका पुराना नाम है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो भरत राजवंश है, इसकी 10 राजाओं से लड़ाई होती है, जिसमें कुछ आर थे, कुछ गैर आर थे। ठीक है, ये जो लड़ाई जो थी, दसराग युद्ध के नाम से फेमस है, और परसुनी नदी के तट पर होती है। और परसुनी नदी जो होती है, जिसको हम लोग रावी रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि इस लड़ाई में भरत राजवंश जीत गया, और राजा जो था आपका सुदास जीत गया। ठीक है, सुदास जीत गया आपका। अब जानते हो राजवंश कौन सा है, भरत। ठीक है, अब क्या होता है, बाद में क्या होता है कि जो हारे थे, उन हारने में पुरुजन जो था, बहुत फेमस, सबसे महान राजा हुआ। सुनते जाइएगा, सुदास जीत गया आपका, जो कि भरत कबीले से बिलोंग कर रहा है। और जो पराजित कबीला था, जिस कबीला यानी जन जन ठीक है, पराजित जन में पुरुजन सबसे महान थे। ठीक है, अब बाद में क्या होता है कि ये जो भरत जो थे, भरत ने पुरुओं से दोस्ती कर ली, या मैं बोलूँगा कि पुरुओं ने भरत वंश से आके दोस्ती कर ली। यानी कि दोनों की अब ट्रीटी हो गई, संधि हो गई, दोनों की दोस्ती हो गई। ठीक है, दोनों में मित्रता हो गई। अब क्या होता है,
बाद में जब भरत राजवंश की पुरुओं से दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो होता क्या है, दोनों मिलकर एक नया कुल तैयार करते हैं, एक नया कुल तैयार किया। देखिएगा यहाँ पर दूसरी साइड, बाद में भरत और पुरुओं के बीच दोस्ती हो गई। अब जब दोस्ती होती है तो दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कुल बनाया। ये जो कुल था आपका कुरु नाम से फेमस हुआ। कुरु से निकलता है कुरुक्षेत्र। इसका फिर जियोग्राफिकल मैप, हमने सिचुएशन कहाँ थी वो हमने बात करी है, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हमने बात करी है, ठीक है। बाद में भरत और कुरुओं की हो गई दोस्ती और एक नया कुल आता है जो कुरु नाम से फेमस होता है, ठीक है। बाद में अब देखिएगा, फिर फिर क्या होता है, फिर कुरु, ये जो कुरु जो बना, जो कुरु जो कुल बना, कुरु जनों ने क्या हुआ, पंचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में, जो गंगा मैदान है, गंगा प्लेन है, उसका जो उच्च गंगा मैदान में दोनों ने मिलकर एक संयुक्त राज स्थापित किया। यहाँ कुरु पांचालों ने मिलकर उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्व कमाया। ये बात समझ में आ गई है कि जब भरत राजवंश ने 10 राजाओं से लड़ाई लड़ी थी, जो परसुनी नदी पर लड़ाई हुई थी या रावी नदी पर लड़ाई जो हुई थी, उसमें भरत राजवंश जीत गया, यानी कि सुदास जीत गया, भरत कबीला जीत गया। और हारने वालों में जो सबसे फेमस कबीला था वो पुरुजन कबीला था। बाद में भरत राजवंश ने क्या किया, पुरुजन, या ये बोलना चाहूँगा, पुरुजन ने बाद में भरत राजवंश से दोस्ती कर ली और फिर इन दोनों राजवंश ने एक कुल तैयार किया। उस कुल का नाम रखा कुरु। फिर कुरुओं ने क्या किया, एक कुरुजनों ने पांचाल था, पांचालों के साथ मिलकर मिलकर उच्च गंगा मैदान में एक संयुक्त राज्य स्थापित किया, ठीक है। फिर बाद में आपने कुरु पांचाल की हिस्ट्री नाम, ये नाम जरूर सुने होंगे। आपको अगर हरियाणा मेरठ साइड आप जाओगे तो इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। बाद में उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे कुरु पांचालों ने अपना एक संयुक्त राज्य स्थापित किया। कुरु पांचाल तो आप सुने ही होंगे। अभी भी आप अगर मेरठ जाओगे ना तो मेरठ में एक हस्तिनापुर आपको जगह मिल जाएगी, तो कुरु पांचाल से तो आप लोग परिचित हो गई, ठीक है। इतनी ये रही बात, ठीक है, आर्यन के बारे में इतनी बात पता चल रही। और साफ आप देख रहे हो, सब कुछ तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंडिया से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग इस साइड स्लाइड से ये देखिए, जितनी भी बात हैं अभी तक पूछी नहीं गई हैं, लेकिन आपको बस जनरल नॉलेज की तरह ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये यूपी पीसीएस के लिए ऑफकोर्स काम में है, ठीक है। सर्दी कम हो गई है, जाग जाओ बच्चों, हम लोग अब आप लोग लग जाओ, जैसा मैंने बताया है अपने, मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं कि क्या आप जो प्रीलिम्स देना जो चाहते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या करें, ठीक है। मेरा चैनल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। उसमें थोड़ा सा मैंने ये भी बताया, अगर आप वीडियो देखोगे शिक्षा दी अकेडमी पर, कि क्या इंपॉर्टेंट है 2018 के लिए प्रीलिम्स में, ठीक है। अभी मैंने पेपर तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अपलोड किए थे, तो चैनल ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ते हो तो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, इतना आप विश्वास करिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा एम है, पैसा ने डेडिकेशन में अपनी तरफ से दूंगा, बस आप लोग बताइए ज़रूर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब इतनी हो गई, 1 मिनट, हमारा ये हो गया। अब देखिए बच्चों, एक हेडिंग डालिएगा। अब वो जो जनरल बात हो गई, सामान्य बातें होंगी ख़त्म। अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था, इनका पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था, या हम लोग बोल सकते हैं घुमक्कड़ बंजारे की तरह रहते थे, इनका जनजातीय राज व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। इनका ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम इनका कैसा था, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। बच्चे, मैं आपसे एक जनरल बात करना चाहूँगा। जैसे आप हो, आप अपनी लाइफ में आज यहाँ पर हो, जैसे बोला जाता है कबीलों बंजारा जीवन के बारे में, अगर आप समझो, पिक्चर में, मूवी में भी देखा होगा, तो कबीले जो होते हैं आज यहाँ पर रह रहे हैं, तो थोड़ी टाइम बाद आप देखोगे कहीं और उनका तंबू गड़ा मिलेगा। ऐसी जो ये थे, आर जो थे, कबीले टाइप का जीवन, जनजाति घुमक्कड़ बंजारा जीवन जीते थे। बच्चों आप ये बताओ, अगर आप इस तरीके का जीवन जी रहे हो, ऊपर से आप ये सोचो कि जब बताते हैं कि आर्य जब आए तो उन्होंने अपना मुख्य व्यवसाय पशुचारण बनाया। समझिएगा, पशुचारण उनका मुख्य व्यवसाय था।
बच्चों जब आपका मुख्य व्यवसाय पशु चारण होगा तो बच्चों पशु चराने के लिए आपको घूमना फिरना पड़ेगा, शिफ्टिंग होगी। आज यहाँ घुमा रहे हो, पशु को चरा रहे हो, कल दूसरी जगह चरा रहे हो। यानी पशु चारण में लोगों का जीवन जमीन से जुड़ना स्वाभाविक तौर से हो नहीं पा रहा था। घुमक्कड़ ऊपर से आज यहाँ घुमा रहे, कल वहाँ घुमा रहे, ऊपर से बन जा रहे। यानी कि इन्होंने मुख्य व्यवसाय पशुचारण किया। पशुचारण करने के लिए लोग आज यहाँ चरा रहे, यानी घूमना फिरना पड़ता है। यानी लोगों का एक जगह जमीन से फिक्स्ड होना नहीं पा रहा था, नहीं, इसीलिए कृषि जो थी यहाँ पर गौण थी, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आई थी, और मुख्य व्यवसाय इन लोग का वो था। तो यानी कि कृषि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी। अगर ये लोग कृषि करते, आगे चल के कृषि मिलेगी उत्तर वैदिक काल में, अगर ये कृषि कर लेते तो शायद कृषि करने के लिए लोगों का एक जगह पर रहना जरूरी होता है, परमानेंट सेटलमेंट जरूरी होता था। तो एक बात तो पता चल गई कि इन लोग के जीवन में परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था, घर कच्चे बच्चे देखे गए होंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये एक जनरल सेंस वाली बात है, अगर हम लोग चीज़ों को समझिए। मेरी कोशिश, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को प्रैक्टिकली बना सकूँ। मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस कोशिश में प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, प्लीज़ बताइए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा, राजनीतिक व्यवस्था या जनजाति राज व्यवस्था, ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हमने बोला कबीला है, ठीक है, कबीले का कोई ना कोई मुखिया प्रधान तो रहता होगा ना। वो कबीले का प्रधान जो था, या राजा बोले या सरदार, आपने सरदार सुना होगा, उसको हम लोग ऋग्वेद में हम लोग को राजन वर्ड भी यूज हुआ है, ध्यान में रखिएगा। कबीले का प्रधान जो होता था वो सरदार हो सकता है, राजा हो सकता है, राजन वर्ड भी यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी बच्चों, राजा जो होता था उसकी जो पोस्ट होती थी, भैया वो जेनेटिक है, आनुवांशिक है, ध्यान में रखना। राजा का पद आनुवांशिक है, ये बात ध्यान रखना, जेनेटिकली बनेगा। पर हमने राजा का पद बोल दिया आनुवांशिक है। अब इस बात के बाद मैं बोलूँगा, राजा का पद आनुवांशिक होने के साथ साथ यहाँ पर राजा जो था उसके पास अनलिमिटेड राइट्स नहीं थे। सुनते जाइएगा, यानी अनलिमिटेड राइट्स का मतलब ये होगा अनलिमिटेड पावर नहीं थी। ठीक है, अनलिमिटेड राइट नहीं थे, यानी उसे सलाह मशवरा करना पड़ता था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राजा का पद आनुवांशिक है, जैसे हम लोग ने बोला राजन बोला, प्रधान बोला, सरदार बोला। ठीक है, पद आनुवांशिक है, लेकिन अनलिमिटेड उसके पास पावर नहीं है या राइट नहीं है, उसे सलाह मशवरा करना पड़ता था। अब किससे सलाह मशवरा करना पड़ता था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मैं जो बोलना जा रहा हूँ। अब लिखा है, राजा सलाह मशवरा करता था किससे, समिति से। ठीक है, राजा जो था सलाह मशवरा करता था समिति से। भी बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है, समिति से वो सलाह मशवरा करता था। अब ध्यान में रखना होगा आपको, समिति जो थी बिल्कुल आम सभा थी, ध्यान में रखना बच्चा, जब भी उसको अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, उसे सलाह मशवरा करना पड़ता है। ठीक है, और एक समिति होती थी जिसे बोलते थे आम सभा या समिति। देखिए, अब जो भी कबीला होता था, जन होता था, उस कबीले का हर व्यक्ति इस कमेटी का सदस्य होता था, इस समिति का सदस्य होता था। यानी कि कबीले का प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य है, ध्यान में रखिएगा। और साथ में लिखा हुआ था कि ये जो समिति होती थी राजा को चुनने में भी इंपॉर्टेंस प्ले करती थी। तो एक बात क्लियर हो गया बच्चों, कि हमने बोला राजा का पद आनुवांशिक है, और साथ में हमने बोला राजा का पद आनुवांशिक है, लेकिन उसके साथ साथ अनलिमिटेड राइट नहीं है। जब भी उसको सलाह मशवरा कंसल्ट करना था तो उसके लिए कुछ समितियां होती थी, उन समितियों में एक समिति होती थी जिसे हम लोग आम सभा बोलते हैं, जो कि कबीले के सभी लोगों से मिलकर बनती थी। यहाँ तक कि कभी कभार राजा को चुनना भी होता था तो ये समिति जो होती थी अपना रोल प्ले करती थी। तो ध्यान में रखिएगा, ये तो उस तरीके की बात हो गई कि यहाँ पर आज से 3 साढ़े 3 हजार साल पहले ऋग्वेदिक युग में हमें थोड़ा सा प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक बीज दिखाई दे रहे हैं, डेमोक्रेसी टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। राजा तो है, लेकिन वहाँ पे उसके ऊपर एक वो चीज़ लगी हुई है कि जब भी उस डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, कुछ कमेटीज बनी हुई हैं, वो उनके हिसाब से भी काम करेगा। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, बिल्कुल तानाशाह नहीं है। चीज़ों को समझिए बारीकी से,
अगर ये चीज़ अगर आपको ध्यान में रखते हो तो हो सकता है मेंस में काम में आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ एक समिति का नाम लिया, एक सम कमेटी है जिसको समिति बोला गया है, ठीक है, या आम सभा बोला गया है। ऐसी 4 समिति थी मेजर मेजर, ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। सभा में नाम सुनिएगा, सभा समिति विधदगण, सभा समिति विधदगण, सभा समिति विधदगण, सभा समिति विधदगण। एक की बात कर ली हमने समिति की, ठीक है। अब हम लोग इस स्लाइड से आगे हाँ, ऋग्वेदिक युग पढ़ रहा है तो अभी अभी मैंने समाज वमाज कुछ बात नहीं करी है, लेकिन इतना आपको मैं बोलना चाहूँगा, इन कमेटी में जो होता था, फीमेल भी रहती थी। अभी फीमेल के राइट डाउन नहीं हुए हैं, ठीक है, फीमेल के राइट डाउन नहीं है, पितृ तत्वात्मक समाज है, लेकिन फीमेल जो होते हैं उसको सभा समिति में उसके राइट्स बिल्कुल अवेलेबल बरकरार हैं, ठीक है। बाद में जो होते हैं राइट्स जो होते हैं फीमेल के डिक्लाइन करेंगे, अभी फीमेल का सम्मान पूरी तरीके से है। सोसाइटी जरूर पितृतत्वात्मक समाज, थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, आप समझिएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद में 4 प्रकार की प्रजातांत्रिक परिषद, काउंसिल, प्रजातांत्रिक परिषद यानी परिषद हमें 4 प्रकार की हमें काउंसिल देखने को मिल रही है। देखो सभा, ए सॉरी पहले मैं सभा समिति विधदगण, देखो सभा समिति विधदगण, सभा समिति विधदगण। सबसे पहले मैं समिति की बोलना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कशन किया है, कबीले का हर व्यक्ति इसका सदस्य होता था, और राजा जब भी कोई सलाह मशवरा करना होता था तो समिति का होना तो बहुत ज़रूरी होता था। अकेले डिसीजन हैंडल नहीं कर सकता था राजा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा समिति का इम्पोर्टेंस, ठीक है। एक थोड़ा सा डेमोक्रेटिक तरीके की बातें हैं जो हैं, जो हम लोग हो सकता है किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी बात अगर ये ध्यान रहती है तो देखो पता रहता है, लेकिन उस पता होने को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एट सही तरीके से, वो जरूरी होता है। हम मुझे पता है कि इस सभी टीमों के बारे में सबको पता होगा, लेकिन उस चीज़ से क्या आगे हो सकता है, क्या हमारे काम की है, वो जरूरी होता है अवेयरनेस चीज़ को, ठीक है, ध्यान में रखना। समिति की बात हो गई। अब देखिए एक सभा की बात हो रही है, सबसे पहले सभा ही लिखा हुआ है। अब ध्यान में रखिएगा, जो ये जो सभा होती है, इस सभा के बारे में बोला जाता है कि उस कबीले के जो वरिष्ठ लोग होते थे, सीनियर सिटीजन जो होते थे, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, वो इसके मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। ओल्ड मैन लिखा हुआ, इस ओल्ड मैन के साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस सोसाइटी में ये जो ओल्ड मैन जो होते थे स्पेशलिस्ट की तरह होते थे, यानी कि वृद्ध लोग जो होते थे किसी न किसी फील्ड में आगे होते थे। कहने का मतलब ये है, समिति जो थी, सॉरी सभा जो थी, जो उस समय के जो वरिष्ठ लोग जो होते थे उन लोगों से मिलकर बनी होती थी, या मैं ये बोल सकता हूँ ये नोबल समिति टाइप की हो गई। कुछ किसी ना किसी फील्ड में कोई जो था आगे होता था। जैसे इधर आप सचिन बोल बना हुआ है, यहाँ पे रेखा बनी हुई है, ये तो आप बोल सकते हो कि ये तो राज्यसभा मेंबर हैं, और ये राज्यसभा पहुँचे हैं, किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। एक अगर मैं बोलूँ एक्टिंग में है तो दूसरा क्रिकेट में है, या मैं ये बोल सकता हूँ कोई सोसाइटी सामाजिक कल्याण के लिए, एक जनरल एक बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये राज्यसभा पहुँचे हैं। तो उसी तरह सभा जो होती थी, सभा में भी कुछ ना कुछ जो वृद्ध लोगों से मिलकर बनी होती थी, तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ में शायद अच्छे रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर हाउस या उच्च सदन टाइप भी बोल सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है ये बातें, ठीक है, अप्लाई करने में काम में आ सकती हैं कि सभा किन से मिलकर बनती थी और समिति कौन से मिलकर बनती थी। हो सकता है ये दोनों में सभा समिति में डिफरेंस से पूछ ले, ठीक है। क्योंकि समिति में तो कबीले का हर व्यक्ति सदस्य होता था, सभा में ऐसा नहीं है। सभा में तो जो ओल्ड मैन होते थे स्पेशली उनको काउंट किया गया है, ठीक है, जो वृद्ध लोग जो होते थे उनको। इतनी बात ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब बात आती है विधत। विधत के बारे में देखो बच्चों, ज़्यादा अगर हम लोग को ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, अगर विधत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन बताते हैं कि ये कोई मिलिट्री काउंसिल रही है। मिलिट्री का मतलब समझ रहे हो आप लोग, समझ ही गए होगे। एक रही आपकी गण, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ करी गई, उनमें से भी आपको सभा समिति तो ऐसी थी कि राजा भी भैया इन समितियों पर काफ़ी कुछ डिपेंड था। आप देख सकते हो ना, समिति है और सभा है, इनमें आम आम लोग जो होते हैं इन समितियों में शामिल हैं। और ये तो ऐसा तो गणतंत्र में ही होता है, ऐसा तो गणतंत्र में ही होता है, लोकतंत्र में ही होता है। ये देखिए हर मेंबर इसका सदस्य है और राजा अकेले डिसीजन नहीं ले पा रहा है सभा समिति में, ठीक है। यानी कि चीज़ों को समझिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी भी डेमोक्रेसी नहीं आ गई है, डेमोक्रेसी टाइप के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो सब देखने को मिल रहे हैं। राजा बिल्कुल वो नहीं हो गया, बिल्कुल
अखंड तानाशाह बोल दो, भयंकर तो तानाशाही हो गया। काफ़ी कुछ इन समितियों पर डिपेंड है। ये बोला था कि आनुवांशिक है राजा का पद, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि मुझे आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ छोटा सा रह गया है क्या बच्चों। ये वाला वीडियो जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आप ये समझिएगा पार्ट 3 है, ठीक है। ये वीडियो जो है पार्ट 3, मैं सत्येंद्र वर्मा शिक्षादि अकेडमी से आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री ही मेरा विज़न नहीं है, मेरा जनरल स्टडीज़ की हर सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने का मैं इच्छुक हूँ और मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस रिप्लाई दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चैनल को, मेरे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चैनल को, तो प्लीज़ बताइएगा। ये वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद का जो होगा अब चौथा लेक्चर होगा पार्ट 4। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप लोग वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता पूरा का पूरा यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए तैयार करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस ज़रूर देखें। मैं बोल रहा हूँ वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है ये चाहे कोचिंग जाने वाले हों, चाहे बच्चे कोचिंग ना जा पा रहे हों, जो बड़ी बड़ी कोचिंग का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, और जो कोचिंग जा रहे हैं हो सकता है उनके लिए भी यूज़फुल हो। मैं उन लोगों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा जो कोचिंग जाते हैं बच्चे, कोचिंग जाने के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, बत्ती जलाएं। दिमाग की बत्ती जलना ज़रूरी है, क्योंकि जो नोट्स अवेलेबल है किसी भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर उन नोट्स के बाद अगर आप कुछ सोचते नहीं हो तो यूपीएससी क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सोच सकूं और आप पे चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। थैंक यू, ओके, बाय।